सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज की जो स्ट्रीम है इसमें हम एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हम अ, मजदूरों के मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर, इस पर चर्चा करने वाले। ठीक, ये बड़ा अहम और एक नाजुक सा मुद्दा है। और सामान्यतः अगर भारतीय विमर्श में आप देखेंगे तो बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर को एक आर्थिक समस्या के रूप में ही चिन्हित किया जाता है। जो भी सामाजिक विमर्श है बंधुआ मजदूरी को लेकर, वो गरीबी, शासन प्रशासन और इसकी समस्या के रूप में ही इसे चिन्हित किया जाता है। इसे कभी भी जातिवाद से जोड़कर उतनी गहराई से नहीं देखा जाता है। हम आज ये तलाशेंगे, ठीक, इस प्रश्न का जवाब तलाशेंगे। क्या बंधुआ मजदूरी प्रथा जो है ये जातिवाद का एक और प्रारूप है, और अगर है तो फिर इसे जातिवादी प्रारूप के रूप में क्यों ना चिन्हित किया जाए, देखा जाए और लोगों के सामने लाया जाए। ठीक, और ये जो पूरा विमर्श है, आज का जो बहुजन विमर्श है बंधुआ मजदूरी को लेके, ठीक, ये हम इसलिए आयोजित कर रहे हैं क्योंकि एक प्रश्न है जिसके सवाल जिसके जवाब को यहाँ पर हम तलाशने की कोशिश करेंगे। और कुछ तथ्यों से, कुछ आंकड़ों से ये प्रश्न उभरा है कि आखिर क्या कारण, अगर बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर एक आर्थिक समस्या है, शासन प्रशासन की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या है, तो फिर इस देश में अधिकतर बंधुआ मजदूर जो पाए जाते हैं वो SC ST OBC यानी अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग से क्यों होते हैं, और सवर्ण समाज से कोई बंधुआ मजदूर क्यों नहीं पाए जाते। ठीक, ये एक ऐसा प्रश्न है जो हल होना बाकी है और इस पर चर्चा होना बाकी है व्यापक रूप से, ताकि इस समस्या की जड़ में जाकर देखा जा सके कि ये समस्या कैसे उत्पन्न हुई भारत में। दुनिया भर में कैसे भी बंधुआ मजदूरी होती है हम भारत के परिदृश्य में से देख रहे हैं। ठीक, ताकि इस समस्या की जड़ पर बार हो और निदान की दिशा में वास्तविक प्रयास किए जा सके। ठीक, तो हम बंधुआ मजदूरी को जातिवाद के एक और प्रारूप के रूप में ही देख रहे हैं यहाँ पे, और इस सवाल के जवाब को तलाशेंगे कि आखिर सवर्ण बंधुआ मजदूर क्यों नहीं होते भारत में, पाए क्यों नहीं जाते। और ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये शब्द जो हैं एक ऐसे व्यक्ति की हैं जो बंधुआ मजदूरी के क्या बोलते हैं, इस पूरे क्षेत्र में लंबे समय से बंधुआ मजदूरों को आज़ाद कराने की दिशा में काम कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने आज तक किसी सवर्ण को बंधुआ मजदूर नहीं देखा। ये बहुत बड़े शब्द हैं। ठीक, और अक्सर वो SC ST और कुछ OBC वही उन्हें देखने को मिलते हैं बंधुआ मजदूर के रूप में, लेकिन सवर्ण नहीं मिला। ठीक, तो चलिए इस पे हम थोड़ा आगे अभी चर्चा करते हैं, किसने ऐसा कहा। इस पूरे घटनाक्रम को आपके सामने रखेंगे ताकि आप समझें कि कैसे ये भी बॉन्डेड लेबर भी, चूंकि एक जातिवाद का प्रकार ही है, इसलिए पूरा जातिवादी तंत्र इस देश का इस पूरी समस्या को, जिससे इस देश के करोड़ों लोग ग्रसित हैं, उसे कभी चर्चाओं का विमर्श में आने ही नहीं देता और इस मुद्दे पर कभी बात ही नहीं होती। ठीक, तो दर्शकों, आपका स्वागत है बहुजन विमर्श में, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत सारी एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई स्ट्रीम में देखते होंगे, डिबेट डिस्कशंस देखते रहते होंगे, पर यहाँ मूल्यांकन चैनल पे बहुजन समाज के मूल मुद्दों पर चर्चाएं होती हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन मुद्दों में भागीदारी निभाएंगे ताकि ये विमर्श आगे बढ़े, लोगों के ध्यान में ये सारी मुद्दे आए, चर्चाओं का विषय बने। बहुजनों के मुद्दे वैसे भी चर्चाओं का विषय नहीं बन पाते, ज़्यादातर समय धर्म वर्म फालतू की बातों पे समय खराब होता रहता है। जो वास्तविक समस्याएं हैं बहुजनों की, वो वंचित वर्ग की, वो चर्चाओं में नहीं आ पाती। तो कोशिश करिए कि भाई आप इस स्ट्रीम में पार्टिसिपेट कर पाएं, ताकि ये जो बहुजन विमर्श है, जो वास्तविक बहुजन विमर्श है, वो आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुद्दों पे जागरूक हों, ताकि कोई आम सहमति बने ऐसी कुप्रथाओं के विरुद्ध में। ठीक, तो आज की जो स्ट्रीम है इसमें हम दर्शकों इस सवाल के जवाब को तलाशेंगे, ठीक, कि क्यों कोई सवर्ण बंधुआ मजदूर नहीं पाया जाता और ज़्यादातर बंधुआ मजदूर SC ST और पिछड़े वर्ग के लोग ही क्यों पाए जाते हैं। ठीक, हमारी स्ट्रीम कई प्रश्नों के जवाबों को, यहाँ इस प्रश्न के जवाब को तलाशते हुए कई दौरों से गुजरेगी। कुछ आंकड़े, डेटा, स्टैटिस्टिक्स जो आपके सोचने का तरीका शायद बदल दें। ठीक, और फिर हम
इस प्रश्न के जवाब के एंड में ये भी देखेंगे कि एक बड़ा मुद्दा है भारत में। अगर आप भारत को ध्यान से देखें तो यहाँ दो विचारधाराओं के संघर्ष हैं। एक गांधीवादी विचारधारा जो आज हिंदुत्व की विचारधारा के रूप में बीजेपी आरएसएस के रूप में खड़ी है, और मनुवादी विचारधारा, और दूसरी अम्बेडकराइट विचारधारा जो दलित, पिछड़े, आदिवासियों के हक अधिकारों की विचारधारा है। इनका बीच का ही संघर्ष यहाँ पे चल रहा है। ठीक। और हम फिर इस बंधुआ मजदूरी और मजदूरों के लिए किसने क्या किया, ये प्रश्न हमेशा उठता है कि आखिर डॉक्टर अंबेडकर का योगदान क्या है इस देश में। ठीक। तो आज हम बंधुआ मजदूरी के माध्यम से देखेंगे कि इस देश के लेबर्स के लिए, भले ही डॉक्टर अंबेडकर कम्युनिस्ट नहीं थे, पर इस देश में, इस देश के श्रमिकों के लिए, लेबरों के लिए, मजदूरों के लिए, उनके हक अधिकारों के लिए ये दो महानायक, एक गांधी और डॉक्टर अंबेडकर, दोनों में से किसने प्रयास किए हैं या बड़े प्रयास किए हैं, इसका भी कंपैरिजन एंड में हम करेंगे, ताकि ये सच भी सामने आए कि कौन वास्तव में इस देश में लोगों की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था और कौन राजनीति कर रहा था। ठीक है, बने रहिएगा। एंड में हम डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों को देखेंगे और एंड में हम गांधी के उस प्रयास को विशेष रूप से देखेंगे जिसे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी कहा जाता है। गांधी ने मजदूरों के लिए वो की हुई थी। ठीक। उस पूरे मामले के पीछे की सच्चाई को भी समझेंगे और फिर बाबा साहब ने क्या क्या किया मजदूरों के लिए, उनके हक अधिकारों के लिए, जो कि करोड़ों की संख्या में हैं और इनमें से ज्यादातर शोषित वंचित वर्ग से ही आते हैं। ठीक। इस मुद्दे को भी एंड में हम लेते हैं। चलिए, तो इस पूरे बंधुआ मजदूरी वाले मामले को हम थोड़ा यहाँ से खोलते हैं और देखते हैं आखिर है क्या। दर्शकों, बंधुआ मजदूरी अगर आप ध्यान से देखें तो ये जातिवाद का प्रकार है, पर हमारे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसने इसके लिए एक अलग ही कहानी बना के रखी है। इसकी परिभाषाएं जो हैं वो थोड़ी सी अलग हैं। फिर भी अगर आप इसे देखें तो बंधुआ मजदूरी में अगर मोटा मोटा देखें तो हमें ये बताया जाता है कि भाई कुछ लोग होते हैं शोषित वंचित गरीब तबके के, ये लोग जात इस्तेमाल नहीं करते, गरीब तबका इस्तेमाल करते हैं और ये अपनी ज़रूरतों के लिए कुछ पैसा वैसा ले लेते हैं, लोन वगैरह ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं और बदले में फिर इनकी कई पीढ़ियां साहूकारों के यहाँ, सामंतों के यहाँ उस उधार को चुका नहीं पाती तो मजदूरी करती रहती हैं। और हमारे देश की सरकारों के हिसाब से ये बंधुआ मजदूरी को वो ऋण मजदूरी भी कहते हैं। ठीक है, वो इसे ऋण मजदूरी कहते हैं, हम इसे जातिवाद कहते हैं, ये जातिवाद के प्रारूप में देखते हैं। ठीक। तो बंधुआ मजदूरी की एक से एक घृणित कहानियां हमें दिखाई देती हैं कि केंद्र में जातिवाद है, सतही ऊपर स्तर पे एक आर्थिक समस्या दिखती है, पर अगर इसके केंद्र में जाएंगे तो ये जातिवाद का एक प्रारूप ही है। ठीक। ये जो चित्र है आपके सामने, ये एक बूढ़ा व्यक्ति जो मजदूर के रूप में है, इसके पैर में जंजीरें भी थी। ये ऐसी कहानियां हजारों की संख्या में आपको भारत में देखने को मिल जाएंगी। ये कहानी जो है, ये देखिए, इस कहानी को 2019 में छापा गया था। बताया गया नेशनल न्यूज में कि 1000 रुपए उधार लिया था इस व्यक्ति ने और 10 साल तक इसने बंधुआ मजदूरी की। ठीक। 1000 के लिए 10 साल तक बंधुआ मजदूरी, आप अंदाजा लगाइए। ऐसी कहानियां आपको बड़े पैमाने पर मिल जाएंगी। ये मामला तमिलनाडु के वेल्लोर का था, कांचीपुरम जिले का था और 13 परिवारों को बंधुआ मजदूरी से आजाद कराया गया था और उसमें 70 साल के बुजुर्ग काशी नटराज 10 साल से बंधुआ मजदूर थे क्योंकि उन्होंने 1000 रुपए का कर्ज नहीं चुकाया था। आप अंदाज लगा सकते हैं 1000 रुपए के लिए 10 साल तक मजदूरी करना। ठीक। और बिगर पैसे के, बिगर सुविधा के, कम खाने पे, ये आर्थिक गुलामी है, ये आर्थिक मजदूरी भी है, ऋण मजदूरी कहते हैं इसे ये अर्थशास्त्र की भाषा में। वास्तव में ये जातिवाद। ठीक। इसके केंद्र में जातिवादी घृणा है, नहीं तो ये इतने समय तक आज भी देश में नहीं चल रही होती और इसमें सुधार हो गया होता। ठीक। बताया जाता है कि भाई 42 लोग थे जिनमें 16 बच्चे भी थे, टोटल 10 परिवारों के, और उन्हें लंबे समय से बंधुआ मजदूर रखा गया था, कारखानों में काम कराया जाता था। कांचीपुरम और ओलू गवांडी के नटराज और रिश्तेदार वगैरह सब उसमें शामिल थे। ये कोई मैं आपको 100-500 साल पुरानी बातें नहीं बता रहा हूँ, ये अभी मोदी राज में हुई घटनाएं ही बता रहा हूँ। ठीक। वो विश्व गुरु भारत जो 2014 के बाद आजाद हुआ और मोदी जी जिसे बना रहे हैं,
उसमें लोगों के ये हाल हैं कि 1,000 रुपए लेने के लिए उन्हें 10-10 साल तक बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती है। ठीक है, ऐसी घटना आपको और भी सुनने को मिल जाएगी। जागरण छापता है 2022 की एक न्यूज छापता है और शेखपुरा की न्यूज छापता है। बताते हैं शेखपुरा में 20 साल बाद 43 लोगों को बंधुआ मजदूरी से आजादी मिली। इसमें महिलाएं भी थीं और बच्चे भी थे। बिहार की न्यूज है। ठीक है, वही बिहार जिसमें नीतीश कुमार हैं और बहारी बहार है। बीजेपी और नीतीश कुमार मिलके पिंग पोंग का गेम खेलते रहते हैं और बताया जाता है नीतीश कुमार ने बहुत विकास किया है क्या बोलते हैं बिहार में। तो वहीं की एक घटना है और बिहार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पहल पर शेखपुरा लोदीपुरा से 43 बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया। ठीक है, और ये 20 वर्षों से मजदूरी वहां पे कर रहे थे। ये देखिए इस तरह के बंधुआ मजदूर थे, बॉन्डेड लेबर्स। ठीक, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इस बिहार के महानता के ढोल मीडिया अगाते नहीं थकता। नीतीश कुमार ने ये कर दिया, वो कर दिया, लालू जंगल राज चला रहे थे। ये तो अभी की न्यूज है ना, 2022 की न्यूज है, कोई बहुत पुरानी न्यूज थोड़ी बता रहा हूं मैं आपको कि ये सब बहुत हजारों साल पहले होता होगा। ठीक, आगे देखिए फिर जागरण की न्यूज है कि बंधुआ मजदूरी पर आमने सामने हो गए दत्तू और दत्तात्रेय। ठीक है, तो ये न्यूज भी 2017 की है। बताया गया कि भाई बंधुआ मजदूरी को लेके एक सेमिनार चल रहा था। इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे, क्या बोलते हैं उनका नाम, HL दत्तू साहब थे। उन्होंने कह दिया कि भाई अफसोस जता दिया कि तमाम स्कीमों नियमों कायदों के बावजूद भी बंधुआ मजदूरी खत्म करने के लिए कोई ठोस काम नहीं किया जा रहा। ये दत्तू साहब ने कह दिया। बदले में सरकार के मंत्री थे, केंद्र सरकार के मंत्री थे, श्रम रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय, उन्हें बुरा लग गया। ठीक है, उन्हें बहुत बुरा लग गया। दोनों आमने सामने आ गए। उन्होंने कह दिया कि भाई ये तो लोगों की सामंती सोच नहीं बदलेगी तब तक ये समाप्त नहीं हो सकता। सरकार का मंत्री बोल रहा है, उसका है ही श्रम और रोजगार मंत्री, इसी का काम। तो आप ये देखिए कि ये पूरे विमर्श में जातिवाद नहीं आ रहा, समस्या जातिवादी है। इसके केंद्र में बड़ी गहराई में जातिवाद छुपा है भारत की बंधुआ मजदूरी में। ठीक, उसी से आर्थिक स्थितियां उत्पन्न होती हैं, उसी से बाकी की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। जड़ में जातिवाद है। ये सारे SC ST और OBC के ही लोग हैं। ठीक, और जड़ में जातिवाद है। पर पूरे विमर्श में जो जो मीटिंग हो रही है, विमर्श में दत्तात्रेय और दत्तू के बीच में सारी बात हो रही है, बहसबाजी हो रही है, लेकिन ये नहीं कह रहे कि इसकी समस्या जातिवाद है और जातिवाद के निराकरण करना पड़ेगा। जातिवादी मानसिकता को निराकरण करने पड़ेंगे, तब इस तरह की घटनाएं दिखाई देंगी। और ये वो लोग हैं जिनके संदर्भ में बीजेपी का मंत्री ये कह रहा है कि भाई मानसिकता, इन्हें मानसिकता बदलनी। ठीक, ये सफाक चेहरे जिनके चेहरों पर आपको किसी किस्म की कोई प्रगति और अन्य चीजों के निशान नहीं मिलेंगे और बिल्कुल मुर्दों की तरह ये पूरे आप चेहरे देख लीजिए और इंसानी रूप में इनकी क्या स्थिति कर दी गई है। इनके ऊपर ये आरोप है, इनके ऊपर ये सारी चर्चाएं चल रही हैं कि भाई इन्हें मानसिकता बदलनी। ठीक, सरकारें तो बस मजे ही करने वाली। ठीक, फिर हम देखते हैं कि भाई इंडिया क्या बोलते हैं इस पूरे मामले में हम देखते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को आप देखिए कि बंधुआ मजदूरी को एक ऐसी प्रथा के रूप में व्यक्त किया जाता है जिसमें अक्सर कर्ज के बदले अपने नियोक्ता या ऋणदाता के लिए काम करने पर मजबूर हो जाता है। मतलब परिभाषा ये है कि भाई बंधुआ मजदूर भी वो होती है जिसमें कोई व्यक्ति कर्ज ले लेता है और कर्ज लेने के बदले सामने वाला व्यक्ति जिसने कर्ज दिया है वो मजदूरी करवाता रहता है। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी चल सकती है, गुलामी के समान होती है। सारी बातें हैं, पर इसमें कहीं जातिवाद की बात नहीं की गई। ठीक है, अब ये भी आश्चर्य है कि इस देश में ऋण लेता है कोई व्यक्ति तो आप देखिए कि गरीब तो सवर्ण भी होते हैं। बिहार की जातिगत जनगणना में पता चला कि 25% सवर्ण भी गरीब है, पर बिहार में कोई सवर्ण बंधुआ मजदूर तो नहीं है। अगर केवल गरीबी आर्थिक समस्या है जैसा कि इसकी परिभाषा बताती है गूगल पे, ये तो एक व्यक्ति ऋण ले लेता है और ये ऋण गुलामी है या ऋण मजदूरी है, तो भाई गरीब भी तो सवर्ण भी हैं। बिहार में तो 25% हैं, अभी बिहार जातिगत सर्वे में पता चला।
ये मजदूर क्यों नहीं बनते, ये बंधुआ मजदूर क्यों नहीं बनते, और SC ST OBC के लोग ही क्यों बंधुआ मजदूर होते हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, जो व्यक्ति इस क्षेत्र में काम कर रहा है उसी के शब्द हैं कि उसने आज तक कोई सवर्ण बंधुआ मजदूर नहीं देखा, जबकि उसकी संस्था इस क्षेत्र में वर्षों से काम कर रही है। ठीक, तो ये बड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा हो जाता है कि ये आर्थिक नहीं जातिगत समस्या है, इसके केंद्र में जातिवाद है, भयानक किस्म की जातिवादी व्यवस्था। ठीक, कानून ये बताते हैं कि भारत में बंधुआ मजदूरी जो है 1976 के कानून के द्वारा निषेध कर दी गई है, इस पर रोक लगा दी गई है, सरकार ने ऑफिशियल रोक लगा दी है। और भारत के संविधान में भी अगर हम देखें तो अनुच्छेद 23 आर्टिकल 23 मानव तस्करी और बलात् श्रम यानी जबरदस्ती मजबूर कराने को मजबूरी करवाने को प्रतिबंधित करता है। और अनुच्छेद 24 में लिखा है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ऐसे कल कारखानों में नियोजित नहीं किया जा सकता जहां उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले काम करवाए जाते हो। ठीक, तो संविधान भी बंधुआ मजदूरी को निषेध करता है। ठीक, और बंधुआ मजदूरी का एक और प्रकार बाल श्रम, ठीक है, वो भी ध्यान रखिए कि बंधुआ मजदूरी के साथ बाल श्रम भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो बंधुआ मजदूर होता है उसके बच्चों से भी काम करवाया जाता है। ठीक, तो वो दोनों ही निषेध करता है। और 1976 में कानून भी है, इसके बावजूद इस देश में आज 2025 तक भी बंधुआ मजदूरी खत्म नहीं हुई। ठीक है, और बहुत भयानक स्थितियां इसकी दिखाई देती हैं। कुल श्रम शक्ति का 10% से ज्यादा बंधुआ मजदूर है, ऐसे कुछ आंकड़े हमारे सामने उपस्थित हैं। आप अंदाज लगाइए, टोटल लेबर फोर्स के 10% बंधुआ मजदूर हैं, बट वो फ्री में काम कर रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, बस काम करते जा रहे हैं। तो ये कितनी खतरनाक स्थिति है जो आप किसी भी देश के संदर्भ में अंदाज लगा सकते हैं। और ये सब लोग SC ST और OBC हैं, क्योंकि सवर्ण तो कोई दिखा नहीं बंधुआ मजदूर जो इस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, बंधुआ मजदूरी का एक और प्रकार बाल श्रम भी बताया जाता है, जिसमें बच्चों को भी मजबूर किया जाता है उनके माता पिता के साथ काम करने के लिए, और इससे उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और उनके पूरे व्यक्तित्व का नाश कर दिया जाता है। और ये सब हो रहा है जातिवाद के नाम पर। ठीक, क्या करवाया जाता है, तो देखिए कृषि में कृषि काम करवाए जाते हैं, ईंट के भट्टों में काम करवाया जाता है, बुनाई वगैरह, जरी का काम, घरेलू काम, भीख मांगना, ये सब होता है। शारीरिक शोषण, यौन शोषण, ये सब काम बंधुआ मजदूरों के साथ होते हैं। आप अगर मुंबई में रहते हैं, आप अगर दिल्ली में रहते हैं, तो आप अपने आसपास देखेंगे कि बेहद गरीब घरों की बच्चे बच्चियां घरों में जाकर बर्तन मांज रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। ठीक, शायद आपका ध्यान इनकी तरफ कभी नहीं गया होगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये लोग कौन हैं। ठीक, और ये इतनी कम पैसे पे, इतनी कम उम्र में इन अमीरों के घरों पे काम क्यों कर रहे हैं। ठीक, ये बंधुआ मजदूर हैं, इन्हें कहीं से लाया गया है, इनके कुछ लोगों ने इन्हें इनकी गरीबी और इनकी खस्ता हालत का इस्तेमाल करके इन्हें इन कामों में लगा दिया है, और ये नाम मात्र का कुछ जीवन अर्जन कर रहे हैं। ठीक, और तमाम मानवीय गरिमा, विकास, तमाम सारी बातें इनसे कोसों दूर है। ठीक, ये पशु तुल्य जीवन जी रहे हैं। ठीक, ये हमारे आसपास ही, दूर नहीं है। ठीक, तो इससे आप थोड़ा समझिए, ये बड़ा खतरनाक प्रारूप है, विशेषकर बच्चे इसमें बहुत बुरी स्थिति में पिस जाते हैं। ठीक, आगे देखिए कि बंधुआ मजदूरी के कई कारण बताए जाते हैं। अब देखिए, जो किताबों में चलता है बता देता हूं, गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक असमानता, ऋणग्रस्तता, कानूनी प्रावधानों की कमी, 100 बातें आपको मिलेंगी, पूरी किताब भरी है बंधुआ मजदूरी के कारणों को लेके, पन्ने भर दिए गए हैं, हजारों पेजों की किताबें लिख दी गई हैं, पर 2 शब्द इनसे नहीं बोले जाते कि ये जातिवाद का एक प्रारूप है, इट इज ए अनदर फॉर्म ऑफ कास्टिज्म। ये बोलने में इन्हें बहुत तकलीफ है। एक से एक बड़े विशेषज्ञ हैं, एक तो हमारे नोबेल प्राइज विनर थे, ठीक है, उन्होंने अभी आर्थिक कुछ क्षेत्र पे काम किया था, और उन्हें 100 बातें करी, पर वो जातिवाद पर बात नहीं करते कि देश की तमाम समस्याओं के केंद्र में जातिवाद है। वहां बोलने में इन्हें बहुत तकलीफें होने लगती हैं। ये बड़ा विचित्र स्थितियां हैं, और इतनी सब कारण बताए जाते हैं, पर जो मूल कारण है इस पूरी बंधुआ मजदूरी का, वो है जातिगत व्यवस्था, और ये केंद्र में है। भारत में अगर आप बंधुआ मजदूरी को जातिवाद से जोड़कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत
एक ऐसा देश है, ठीक है, जहां हिंदूवादी व्यवस्था हावी है और ये पूरा हिंदू धर्म जातियों में बटा हुआ है, और इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो सबसे नीचे हैं, और धर्म के अनुसार उनका काम ऊपर के वर्णों की सेवा करना है, और इसके बदले में ऊपर के लोग उन्हें जैसे जीवन दें, जैसे रखें, उन्हें वैसे रहना। और जो धर्म ग्रंथ है, मनुस्मृति जैसे धर्म ग्रंथ, वो तो ये तक लिखते हैं कि शूद्रों को अच्छे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, अच्छा खाना नहीं चाहिए, बचा कुचा दे देने चाहिए, गहने नहीं पहनना चाहिए, उनकी महिलाओं को उन्हें फटे हाल रहना चाहिए। ये सब भी धर्म ग्रंथों में बाकायदा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ लिखा हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो बंधुआ मजदूरी है, दास्ता, गुलामी, बंधुआ मजदूरी, इसकी शुरुआत तो भारत में जातिवाद से होती है, जातिगत व्यवस्था से होती है, और उसी की आड़ में फल फूल रही है, नहीं तो इसका निदान तो कब का हो गया होता। खास जातिवादी लोगों को इससे सस्ते श्रम, फ्री के श्रम और शोषण के लिए गरीब कमजोर वर्ग की महिला, बच्चे और पुरुष मिल जाते हैं। ठीक, इसलिए भारत में ये बंधुआ मजदूरी जैसी व्यवस्थाएं बदस्तूर चल रही हैं और इन पर कोई बात भी नहीं करता है। ठीक, चलिए हम इसे देख लेते हैं। तो हमारा जो मूल प्रश्न था कि बंधुआ मजदूर जो हैं वो दलित, आदिवासी, पिछड़े ही क्यों हैं और सवर्ण क्यों नहीं पाए जाते। ये बड़ा आश्चर्य है कि भाई इतने बंधुआ मजदूरों का रिहेबिलिटेशन हुआ, उनमें से बताया जाता है करीब 82% जिनका रिहेबिलिटेशन सरकार ने करवाया, क्या बोलते हैं उनका उनको फिर से रिहेबिलिटेशन की तरफ लेकर आए। 82% करीब बंधुआ मजदूर जो है SC ST के, बाकी कुछ OBC वगैरह में, यानी बैकवर्ड कास्ट में। कोई सवर्ण बंधुआ मजदूर नहीं देखा गया। ठीक, और मतलब मैं एक व्यक्ति के हवाले से ये बात कह रहा हूं कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिगड़ डेटा के ये सब जनरलाइजेशन करके बात कह रहा हूं। ठीक, तो हमारा जो मूल प्रश्न है कि भाई अगर ये बंधुआ मजदूरी आर्थिक समस्या है, गरीबी से जनित समस्या है, ये लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी है, देश में सामंतवाद की परेशानी है, देश में दबंगियाई की परेशानी है, तो फिर ऐसा क्या है कि सवर्ण बंधुआ मजदूर नहीं होते। भाई बिहार में तो 25% सवर्ण भी गरीब हैं, तो उनमें से भी कुछ को मजदूर बन जाना चाहिए था। उनके भी पैरों में जंजीरें होनी थी, उनके बच्चों के गले में जंजीरें होनी थी, उनकी औरतों के गले में जंजीरें होनी थी, और उन्हें भी कहीं मजदूरी पड़ते हुए दिखाई देना चाहिए था। पर ये लोग तो पाए नहीं गए। सारे बंधुआ मजदूर SC ST और फिर कुछ OBC ही क्यों पाए जाते हैं, यानी पिछड़े ही पाए जाते हैं, वंचित ही पाए जाते हैं, ऐसा क्यों है। ठीक, ये जो मूल प्रश्न है, इसी से समस्या की जड़ निकल कर आएगी। और ये जो प्रश्न है, इसका ये बात कहने वाले जो व्यक्ति हैं, इनका नाम है निर्मल गुरान जी। और ये निर्मल गुरान ने द वायर से जब बात की थी, तब का इनका स्टेटमेंट है, जिसे मैं आपके सामने कोट कर रहा हूं। ये व्यक्ति भारत में बंधुआ मजदूरी के क्षेत्र में काम करने वाले सबसे अग्रणी लोगों में से एक है। इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और इन्होंने इस क्षेत्र में जम के काम किया। ये कोर्ट तक भी गए, न्यायालय भी गए और अभी भी करते रहते हैं। इनकी संस्था है, ठीक है, इनकी एक संस्था है जो बंधुआ मजदूरों को की पहचान, बचाव, पुनर्वास के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, जिसका नाम नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर इरेडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर है। नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर इरेडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर है। ठीक, और ये उसके संयोजक हैं निर्मल गुरान। और ये द वायर से बात करते हुए बताते हैं, ये अपना एक अनुभव शेयर करते हैं कि निर्मल गुरान कहते हैं कि भाई सबसे अधिक बंधुआ मजदूर दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग ही बनाए जाते हैं। मुझे कोई सवर्ण समाज का बंधुआ मजदूर अब तक नहीं मिला। दर्शकों, ये अभी लेटेस्ट न्यूज है द वायर की, मजदूर दिवस पर 1 मई 2025 को छपी थी। उसके आर्टिकल के हवाले से निर्मल गुरान के ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये व्यक्ति भारत के उन अग्रणी लोगों में से है जो बंधुआ मजदूरी के विरोध में काम करते हैं। इनका ये स्टेटमेंट है कि अधिकतर बंधुआ मजदूर दलित, आदिवासी, पिछड़े हैं, उन्हें आज तक कोई सवर्ण बंधुआ मजदूर नहीं मिला। अब मेरा प्रश्न फिर वही है कि अगर बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर, ये आर्थिक समस्या है, गरीबी से जनित समस्या है, ठीक, ये सामाजिक व्यवस्था की विफलता की समस्या है, ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, तो फिर सवर्ण गरीब बंधुआ मजदूर क्यों नहीं है। और मैं बिहार की जातिगत जनगणना को लेकर इस डेटा को रखता हूं कि बिहार के जातिगत जनगणना में बताया कि 25% सवर्ण भी वहां पे करीब है। ठीक, तो फिर
ये बंधुआ मजदूर क्यों नहीं बनाए गए, इन्हें क्यों छोड़ दिया गया? दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब अगर हैं तो उन्हें ही बंधुआ मजदूर क्यों बनाया जाता है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो समझे बगैर, जाने बगैर इस देश में कभी समस्या के निराकरण नहीं हो पाएंगे। ठीक, ये कभी समस्या सुलझेगी भी नहीं जब तक बंधुआ मजदूरी और जातिवाद के बीच के संबंध को हम समझ और हल नहीं कर लेते, तब तक इसका निराकरण नहीं हो सकता। मैं कहता हूं ये जातिवाद का एक प्रकार है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि किसी गरीब को पैसा देना है, फिर वो अगर हमारा पैसा ना चुका पाए तो उससे हमें फ्री में काम करवाना है। बात इतनी सी नहीं है। बात यह है कि इस देश के पिछड़े दलित आदिवासियों को, जिनके प्रति धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से स्वाभाविक घृणा इस देश के सामंतों में, इस देश के ऊंची जात के लोगों में जो शोषण करता है, जिनके पास पैसा है, जो ऋण देते हैं, साहूकार हैं, उनमें पहले से मौजूद है। ठीक, और वो जब ऐसे लोगों को अपनी चंगुल में फंसा लेते हैं तो वो उनका जम के शोषण करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये दलित आदिवासी पिछड़े ये है ही इसीलिए कि इनका शोषण करो, क्योंकि हिंदू धर्म में शूद्रों को सेवा के लिए ही ईश्वर ने बनाया है। ठीक, और ये ऊंचे वर्ग की सेवा के लिए ही पैदा हुए। ये जो पूरी सामाजिक सोच है जिसके पीछे काम करती है, इसलिए जब कोई ऋणग्रस्त हो जाता है, अगर वो कमजोर वर्ग का है, तो उसका शोषण सारी सीमाएं पार कर हो जाता है। वो कई पीढ़ियों तक बंधुआ मजदूरी में फंस जाता है। इसके विरुद्ध कोई सवर्ण अगर ऋणग्रस्त हो जाता है, पैसे नहीं चुका पाता, तो ये ऊंची जात के लोग उसके प्रति दया दिखाते हैं, सामाजिक व्यवस्था उसके प्रति अनुकंपा रखती है। अरे सवर्ण है, ब्राह्मण है, अगर पैसा नहीं दे पाया तो क्या हुआ, कुछ और होगा, कहीं से व्यवस्था कर देंगे, माफ कर देंगे। 100 तरीके मौजूद हैं, क्योंकि समाज की उच्च वर्ण के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति और अन्यों के प्रति इस देश में एक अनुकंपा, अर्थात एक बेहतर विचार और एक भाईचारे की भावना इनमें मौजूद है। लेकिन एससी एसटी ओबीसी के प्रति धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से एक कुंठित और बदला और प्रताड़ना की भावना मौजूद है। और जब ये लोग किसी ऋणग्रस्त, किसी साहूकार और किसी ऐसे वर्ग के चंगुल में फंसते हैं तो उसका जम के शोषण कर लिया जाता है। और सिस्टम भी जातिवादी है, वो कभी दलित, पिछड़े, आदिवासियों की इस समस्या का संज्ञान नहीं लेता। ठीक, इसे थोड़ी समझने की जरूरत है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हम आगे देखते हैं कि द वायर लिखता है कि वे 2018 में प्रकाशित जावेद आलम खान के शोध, यानी देखिए, असाइनिंग बजटरी प्रायोरिटीज फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, बताता है कि भारत में कुल श्रम शक्ति के लगभग 10% बंधुआ मजदूर की श्रेणी में आते हैं। अब तक जितने भी बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास किया गया, उनमें 83% अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय से आते हैं। ठीक, तो एससी 83% तो फ्लैट एससी एसटी के ही हैं जो सरकार ने रिहेबिलिटेशन किया। ठीक, और बाकी के कुछ ओबीसी होंगे। जनरल तो कभी दिखा ही नहीं कोई बंधुआ मजदूर था या है, या पकड़ा गया हो किसी खदानों में, कहीं खेतों में, जिसके बच्चों के साथ, जिसकी बीवी के साथ शोषण किया जा रहा हो और मजदूरी करवाई जा रही हो। सवर्ण कभी नहीं पकड़ाया। ठीक, ऐसा गुरांग साहब ने कहा। ठीक, उसके बाद देखिए, हम इस आंकड़े को तलाशते हैं, क्या कोई हमारे पास ऑथेंटिक आंकड़ा है भारत में बंधुआ मजदूरों का। तो बताया जाता है कि सरकार ने ना तो कभी इस चीज को लिए कोई खास प्रयास किए, कोई ऑफिशियल आंकड़ा भी नहीं है। कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि 2021 में दुनिया भर के श्रम के बारे में बात की है, लेकिन ऑफिशियली कोई आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है। सरकार कम से कम इस चीज के प्रयास नहीं करती कि बंधुआ मजदूरों के आंकड़े इकट्ठे किए जाएं, और कुछ निजी संस्थाओं के द्वारा किए गए आंकड़े हमें दिखाई देते हैं। हालांकि बंधुआ मजदूरों के कल्याण के लिए तमाम सारे ड्रामे होते हैं, ऑप्टिक्स होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये देखिए मीटिंग आयोजित कर रहा है बंधुआ मजदूरों के अधिकार के लिए। कोर ग्रुप की मीटिंग हो रही है, अभी जुलाई 2024 में हुई थी। ये देखिए, तो कितने बंधुआ मजदूर हैं इसको लेके कोई प्रॉपर आंकड़ा हमारे पास नहीं है, क्योंकि सरकार इस तरह के कोई प्रयास नहीं कर रही। हाँ, बंधुआ मजदूरों के रिहेबिलिटेशन के लिए, पुनर्वास के लिए, सुविधा के लिए, उनकी बेहतरी के लिए खूब ड्रामेबाजी होती है। कोई मंत्री बन जाता है, कोई मंत्री कह रहा हूं, कोई इस मंत्रालय का अध्यक्ष बन जाता है, कमेटियां होती हैं, मीटिंग होती है, और ये सूट बूट पहन के इसी रूम में बैठकर खूब चिंता की जाती है कि बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर भारत में खत्म होना चाहिए। और ढाक के 3 पात
वही की वही स्थिति रहती है। कोई आयोग का अध्यक्ष बन जाता है, ठीक है, कोई उपाध्यक्ष बन जाता है, तमाम मीटिंग होती है अच्छे कपड़े पहनकर। ये सब एक दिन गरीबों पिछड़ों की चिंता करने वाले इंसान होने का दिखावा करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि परेशानी वहीं की वहीं है, ठीक है। जमीन पर कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं देता है, बस ऑप्टिक्स का खेल है। देखिए कितना गहन विमर्श चल रहा है, ठीक, बंधुआ मजदूरी को लेकर इतना गहन विमर्श चल रहा है। ये सारे सूट बूट टाई वाई में बैठे लोग एसी कमरों में बड़ी चिंता कर रहे हैं बंधुआ मजदूरों की, लेकिन ढाक के तीन पात कुछ बदलता नहीं है, ठीक। और बड़े प्रोजेक्टर पे प्रेजेंटेशन भी हो रहे हैं, लेकिन वो बंधुआ मजदूर वहीं का वहीं है और उसकी स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है, उसमें कमी आती हुई दिखाई नहीं दे रही, ठीक। 2016 का एक लोकसभा में एक प्रश्न पूछा गया था सरकार से, गृह मंत्रालय लोकसभा, देख लीजिए, ये 2016 का एक प्रश्न है। और ये श्री रामदास जी जो हैं, उन्होंने बंधुआ मजदूर के संदर्भ में एक प्रश्न पूछा था कि ये जो फ्री फाउंडेशन जो विश्व में व्याप्त आधुनिक दास्ता का निर्धारण करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है और 2016 में ग्लोबल दास्ता सूची जारी की है, इस तरह से पूछा था। और साथ में ये भी पूछा था क्या ये तथ्य सही है कि भारत में आज देश में 1.38 करोड़ लोग बंधुआ मजदूर हैं, यानी 1 करोड़ देखिए 83,000 लोग, 83 लाख लोग, लगभग 2 करोड़ मान के चलिए, बंधुआ मजदूर हैं। ये प्रश्न पूछा गया था। इसके जवाब में सरकार कहती है कि सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा नहीं किया गया, इसका ब्यौरा प्रदान करना प्रश्न में नहीं उठता। और नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार 2014 में जो आंकड़े हैं उसके अनुसार 1976 के अधिनियम के तहत कुल 70 मामले दर्ज किए गए हैं बंधुआ मजदूरी के। मतलब एक निजी ग्लोबल संस्था कहती है कि भारत में 1,83,00,000 लोग बंधुआ मजदूर हैं 2016 में 2014 के हवाले से, ठीक। और सरकार कहती है कि हमारे पास तो कोई डेटा वेटा नहीं है और मात्र 70 मामले दर्ज किए गए हैं जहां लोग पकड़े गए हैं, बाकी तो इन्हें कुछ अच्छा पता नहीं, ठीक। तो ये सरकार की स्थिति है, यही मोदी सरकार के हालात हैं। मैं पीछे की बात भी नहीं कर रहा, ये 2014 के बाद बीजेपी शासन में किस स्तर पे इस बंधुआ मजदूरी जैसी प्रथा के प्रति उदासीनता बरती गई है, वही आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो एक तरफ सरकार ये कह रही है कि उसके पास कोई आंकड़े वाकड़े नहीं है, 1.83 करोड़ लोग क्या बंधुआ मजदूर हैं, ये सब सरकार कह रही है, कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है। 2016 के एक जवाब है, ठीक। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि इंडिया स्पेंड लिखता है कि जो भारत सरकार है इसने 2016 में, ठीक, भारत सरकार ने जुलाई 2016 में केंद्र सरकार ने संसद में बताया था कि बंधुआ मजदूरों के पूर्ण उन्मूलन के लिए 15 वर्षीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2030 तक लगभग 1,84,00,000 बंधुआ मजदूरों की पहचान, रिहाई, पुनर्वास कराएंगे। तो ये जो अभी केंद्र सरकार है, बीजेपी की सरकार है, ये कह रही है कि इसके पास कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है कि हमारे पास देश में कितने बंधुआ मजदूर हैं, लेकिन ये भी कह रही है जुलाई 2016 में, ठीक है, संसद में, कि सरकार ने बंधुआ मजदूरी के पुनर्उन्मूलन के लिए, पूर्ण उन्मूलन के लिए, एरेडिकेशन, कंप्लीट एरेडिकेशन के लिए 15 सालों का लक्ष्य रखा है। यानी 2030 तक देश के 1,84,00,000 बंधुआ मजदूरों को ये रिहाई और पुनर्वास करवाएंगे, ठीक। अब ये बड़ा अजीब है, एक तरफ सरकार पे आंकड़ा भी नहीं है, दूसरा 1.84 करोड़ कहां से आए, तो वो प्राइवेट जिस संस्था ने किए थे उसी के आंकड़े को लेके चल रहे हैं, ठीक। और ये भी कह रहे हैं कि 2030 तक ये क्या करेंगे, 1,84,00,000 बंधुआ मजदूरों को रिहाई करवाएंगे, पुनर्वास करवाएंगे। मतलब कुल मिलाकर इतना समझिए कि सरकार भी इतना तो मान रही है कि 1.84 करोड़ लोग तो बंधुआ मजदूर थे 2016 में, ठीक। अब 25 तक ये कितने बढ़ गए होंगे इसके तो हमें पता नहीं है, पर इतना है कि 1,84,00,000 लोग ये मान रहे हैं, जबकि हालात इससे ज्यादा गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि ये चीजें मोदी राज में कोरोना के बाद बहुत तेजी से बढ़ी होंगी, हम मानते हैं, आर्थिक समस्याएं बढ़ी हैं, ठीक। उसके बाद देखिए ये सब आंकड़े जारी करने के बाद सरकार के लक्ष्य बख्शाए, और उसके बाद हमें पता चला कि भाई इतने सब लक्ष्यों के बाद मजदूर दिवस पर 1 जुलाई, जून को मजदूर दिवस रहा, 1 मई को मजदूर दिवस पर द वायर सरकार के इन दावों के विरुद्ध में एक रिपोर्ट छापता है। उसी रिपोर्ट के हवाले से हम बात करने वाले हैं,
द वायर लिख रहा है, ये देखिए, ये रिपोर्ट 1 मई 2025 की है, यानी अभी की रिपोर्ट है। और इसमें बताया गया कि सरकार, मोदी सरकार का लक्ष्य था कि प्रति वर्ष 13 लाख बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास करवाएंगे, करवाए केवल 466। मतलब 2016 में कह रहे थे कि देश में 1.84 करोड़ बंधुआ मजदूर हैं सरकार, ठीक, और कह रही है कि 2030 तक हम सबका रिहेबिलिटेशन करवा देंगे, ठीक। और अब पता चला है कि केवल 466 लोग ही बंधुआ मजदूर हुए। इस तरह का इन्होंने आर्टिकल छापा, इसमें डिटेल इसमें इन्होंने दी कि केंद्र सरकार ने 2030 में 1.84 करोड़ बंधुआ मजदूरों की मुक्ति और पुनर्वास का लक्ष्य रखा था, लेकिन 2023-24 में 500 बंधुआ मजदूरों का ही पुनर्वास नहीं कराया जा सका। इन मजदूरों की पुनर्वास की दर प्रतिवर्ष में गिरावट आ रही है। वादा मुक्ति का था, हकीकत गुलामी की है। मजदूर दिवस पर पढ़िए नए भारत में बंधुआ मजदूरों की त्रासदी। दर्शकों, मतलब मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि असली भारत तो ये है जहां करोड़ों करोड़ लोग बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं, बॉन्डेड लेबर कर रहे हैं, उनके बच्चे, उनकी औरतें, महिलाएं बिगर किसी वेतन के, सुविधा के, नाम मात्र के खाने पर फ्री में काम कर रहे हैं, यानी शूद्र सवर्णों की सेवा कर रहे हैं, ठीक। यह है भारत की वास्तविक भारत की स्थिति। और विमर्श जो है इस देश में अलग ही चल रहा है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और फलाना ढिकाना जाने क्या क्या। और जमीनी हालत जो है देश की वो ये है। इस पूरी रिपोर्ट में बताया गया कि नए भारत में करोड़ों बंधुआ मजदूर हैं। भारत सरकार 2016 में देखिए 2030 तक 1.84 करोड़ बंधुआ मजदूरों की मुक्ति का लक्ष्य इन्होंने रखा हुआ था, ठीक है। ये विजन था, विजन ईयर विजन डॉक्यूमेंट 2030, ठीक है। और इन्होंने इसमें कई स्ट्रेटेजी बनाई थी। 15 साल की स्ट्रेटेजी थी, उसके बाद इसमें 7 साल की स्ट्रेटेजी भी थी, उसके बाद इसमें 2003 साल की भी स्ट्रेटेजी थी, कई स्ट्रेटेजी बनाई थी। हम 2030 तक ये पूरे बंधुआ मजदूरी खत्म कर देंगे, ऐसी बात ये लोग कर रहे थे, ठीक है। और इसमें यह भी बताया गया कि बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए योजना भी चलाई गई और 30,000 रुपए तत्काल सहायता दी जानी थी। 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तक सहायता के प्रावधान थे, अलग अलग श्रेणी की दास्ता और बंधुआ मजदूर की स्थिति के अनुसार। पर होता यह कि ये सहायता तभी मिलती है जब डीएम और एसडीएम बंधुआ मजदूरी की पहचान के लिए सर्टिफिकेट दें। और ऑब्वियसली ये सारे सवर्ण बैठे हुए हैं, सर्टिफिकेट कभी देते नहीं है और वास्तव में पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन, बचाव कार्य कभी सही से हो ही नहीं पाते, ठीक है। ये इस देश की वास्तविक स्थिति है। और नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर एरेडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर के संयोजक निर्मल गौरान ने वायर को बताया कि बंधुआ मजदूरी की पहचान करना सरकार की प्राथमिकता नहीं होती है और जिला प्रशासन अक्सर रिहाई प्रमाण पत्र जारी ही नहीं करता है। मतलब ये पैसा देने, भाई दलितों को क्यों ही पैसा देना है। सवर्ण अगर बंधुआ मजदूर होते तो 2 मिनट में पैसा निकल जाता, जैसे सवर्णों को आरक्षण 2 मिनट में मिल गया था, ऐसे ही सब सुविधाएं मिल जाती है। SC ST OBC के लोग हैं ही शूद्र, सेवा ही तो करेंगे, काहे का पैसा वैसा देना, ठीक है। फिर इसमें बताया गया कि ताजा आंकड़े संसद में प्रस्तुत किए गए ताजा आंकड़े बताते हैं कि 2023-24 में 500 बंधुआ मजदूरों का भी पुनर्वास नहीं कराया गया, जबकि केंद्र सरकार ने 2016 में 2030 तक वो 1.48 करोड़ बंधुआ मजदूरों की पहचान, मुक्ति, पुनर्वास का लक्ष्य रखा हुआ था, ठीक है। सरकार को हर साल 13 लाख बंधुआ मजदूरों को पुनर्वास करवाना होगा, तब ये पूरा हो पाएगा। 5 अगस्त 2024 तक लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में आंकड़े बताए गए हैं। वो आंकड़े देखिए इस तरह से हैं, ये इस तरह से आंकड़े हैं। 2021-22 में सबसे ज्यादा बंधुआ मजदूरी जहां होती है छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, बिहार, ये कुछ राज्यों के आंकड़े कंपैरिजन। कहीं देखिए 200, कहीं 1000, कहीं 109, और ये 2023-24 में गिरते गिरते ये रिहेबिलिटेशन देखिए 56, 176, 76, 55 इतना कम आ गया। कुल मिलाकर ये कि बंधुआ मजदूरों को सहायता, सुविधा, रिहेबिलिटेशन लगातार कम होता जा रहा है और ये बढ़ने की जगह लगातार कम होता जा रहा है, ठीक है। इस रिपोर्ट में बताया गया है, आउटलुक की रिपोर्ट के हवाले से बता रहे हैं कि 3 वर्षों में बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की दर लगभग 80% तक गिर गई है और औसतन प्रतिवर्ष केवल 900 मजदूरों का ही पुनर्वास हो पा रहा है, ठीक। 2023-24 में तो केवल 464 मजदूरों का ही पुनर्वास हुआ, ये भी इसमें बताया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं कि भाई सरकार जो है जितने दावे कर रही है वैसा कुछ है नहीं, बड़े बड़े लक्ष्य हैं। और इसमें भी सबसे खराब स्थिति यह है कि पल्ला झाड़ लिया जाता है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बता देती है,
राज्य सरकार जो है वो केंद्र की जिम्मेदारी बता देते हैं, सब एक दूसरे से पूरी चीज से पल्ला झाड़ लेते हैं और वास्तव में जमीन में कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता है। ठीक, ये स्थिति है। और ग्लोबल कमीशन ऑन मॉडर्न स्लेवरी एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग की रिपोर्ट बताती है कि ज्यादातर लोग बंधुआ मजदूरी में वही हैं जो वंचित और हाशिए पे मौजूद समुदाय से आते। ऑब्वियस है, ये SC ST OBC की बात हो रही है। ठीक, ये भी है। और फिर ये 2018 की जो ये रिपोर्ट थी, असाइनिंग बजटरी प्रायोरिटी फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, इसमें मैंने बताया कि देश में 10% के करीब तो होंगे ही इनके अनुमान के हिसाब से, और ज्यादातर जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति से। ठीक, ये भी है। और फिर निर्मल गौरांग जी तो कह ही चुके हैं कि आज तक उन्होंने कोई सवर्ण बंधुआ मजदूर नहीं देखा है, ये भी उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बता दिया। ठीक, कई कहानियां छपती हैं देश में दास्ता गुलामी की, बंधुआ मजदूरी की। ठीक, कई कहानियां छपती हैं। दैनिक भास्कर 2023 में एक रिपोर्ट करता है जिसमें बताते हैं कि पंजाब के कुछ बंधुआ मजदूरों की उन्होंने कुछ कहानी बताई हुई थी, और इसमें इन्होंने पंजाब की एक प्रथा का उल्लेख किया था जिसे क्या बोलते हैं, सिरी सांझा प्रथा कहा गया। ठीक है, तो पंजाब में देखिए इन्होंने सिरी सांझा, तीसरी पीढ़ी के सिरी सांझा हैं गुरमेल सिंह और बाकी लोगों से इन्होंने बात की, और ये सिरी सांझा प्रथा में अभी भी हैं। और सिरी सांझा प्रथा के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि गुरमेल सिंह पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले से हैं, सिरी सांझा हैं, और पंजाब में सिरी सांझा का मतलब हिस्सा होता है सालों पहले पंजाब के जमींदार अपने खेतों और घरों में काम करने के लिए बंधुआ मजदूरों को रखते थे जिन्हें सिरी सांझा कहा जाता था। ठीक है, ये इन्होंने बताया। फिर ये लिखते हैं कि तीसरी पीढ़ी के हैं ये, और उनके बच्चे आज भी दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, और उनकी सरकार, जबकि जो उनका सरदार है जिसके यहाँ सिरी सांझा है वो कोठियों में है और बड़ी बड़ी कारों में घूम रहे हैं। ये स्थिति है। तो मतलब वहीं के वहीं है। एक चित्र भी बताया गया कि ये जो सिरी सांझा है अपनी जमींदार के सामने बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, और वो गुरमेल सिंह फोटो खिंचवाने के लिए भी अपने सरदार के सामने नहीं बैठ रहे थे, तब ये इन्होंने फोटो खींचने के लिए उन्हें जबरदस्ती वहां बिठाया। ये देखिए, ये खड़े हुए हैं वहां पे। ठीक, ये दिख रहा है। ठीक, ये स्थिति है। तो बैठ भी नहीं पाते, आप अंदाज लगाइए। ये सब भी स्थिति बताई गई। कुछ और लोगों के इंटरव्यू चाहते। नाथ सिंह पुराने सीरी हैं, ये भी बता रहे हैं इनके घर में 7 लोग हैं और सभी मजदूरी करते हैं। ये भी बॉन्डेड लेबर या सिरी सांझा प्रथा के अंतर्गत आते हैं। इस तरह की कई खबरें आपको देखने को मिल जाएंगी। मतलब देश में बॉन्डेड लेबर के प्रारूप अलग अलग मिलेंगे, सबके केंद्र में एक जातिवादी व्यवस्था आपको सब जगह दिख जाएगी। ठीक है, अभी 8/6/2025 यानी अभी पिछले महीने की बात है, और ये दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट छापी कि भारत में नेपाली नागरिकों से करा रहे थे बंधुआ मजदूरी। उत्तर प्रदेश बिहार में 60 से ज्यादा लोग रेस्क्यू किए गए। नेपाल सरकार को जारी करनी पड़ी एडवाइजरी। ठीक है, ये अभी की खबर है, पिछले महीने की खबर है। नेपाल सरकार ने अपने नागरिकों को भारत में नौकरी के ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए एडवाइजरी जारी की है। नेपाल सरकार ने कहा है कि भारत में अगर नौकरी करने जा रहे हैं तो सतर्क रहिए, अपराधियों के चंगुल में फंसने से बचें। ठीक है, मतलब आप अंदाज लगाइए क्या हालात हैं यहाँ पर। कई लोगों के क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस भी यहाँ पे शेयर किए गए हैं, जो पकड़े गए थे कि कैसे उन्हें बंधुआ मजदूर बना लिया गया था भारत में, कम पैसे पे बुलाया गया और फिर बाद में वो पैसे भी नहीं दिए जाते। ठीक है, ये स्थिति। उसके बाद देखिए कि BBC लिखता है कि बंधुआ मजदूरी को खत्म करने के लिए आखिर किसको झकझोरें। आपको किसी को नहीं झकझोरना है, आपको जातिवादी व्यवस्था के निराकरण पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, फिर द वायर की न्यूज में कई ऐसी खबरें छपती हैं कि भाई उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में निवासी ने बेटे की शादी के लिए ठेकेदार से 10,000 रुपए लिए, कर्ज नहीं चुका पाया तो एक क्या बोलते हैं, फिर उन्हें बाप और उनके 2 बेटों को दिल्ली के चावड़ी बाजार में बंधुआ मजदूर बना लिया गया। ठीक है, और फिर वो बंधुआ मजदूरी करते रहे। बताया जाता है कि 24 घंटे चलती थी मजदूरी, और ये चक्र 8 महीने तक चलता रहा। और जब ये टूटा तो छोटा बेटा गिरकर बुरी तरह घायल हो गया था, बुखार आ गया था, तो इन्हें वहां से भगा दिया इन लोगों ने। जब बीमार हो गए तो भगा दिया। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो पूरी घटना है दिल्ली की, ये हमारी संसद से 5 किलोमीटर दूर फरवरी अक्टूबर 2024 के बीच घटी घटना।
आप अंदाज लगाइए, हमारी संसद जहां पर है, मात्र 5 किलोमीटर दूर लोगों से बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है। और ये 2024 की अभी की घटना है, बहुत पुरानी भी नहीं है। और मोदी जी अंदर मोर खिला रहे हैं और काजू की रोटी खा रहे हैं। ठीक है, ये तो आपने कोरोना में सब देखा ही होगा। और मात्र थोड़ी दूर पर लोग बंधुआ मजदूरी भी कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद कुछ और खबरें भी यहाँ पे बताई गई कि 10,000 रुपए एडवांस लिए थे बागपत जिले में। और उसके बाद परिवार को 8 सदस्यों को सोनीपत में ईंट के भट्टे में 5 माह 15 दिन तक बंधुआ मजदूर बना के रखा गया। उसमें नाबालिग बच्चे भी थे। ये भी खबर छपी हुई है, सब लेटेस्ट खबर है। गुड़ फैक्ट्री में देखिए, नाबालिग बेटे के इलाज के लिए एक व्यक्ति ने कुछ पैसे लिए थे, बाद में उसे 10,000 रुपए लिए थे, कर्ज नहीं चुका पाया, तो गुड़ फैक्ट्री में उन्हें बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया। 5 बच्चे फैक्ट्री में, और ये सब इसमें बताया गया। ठीक, ये सब कहानी यहाँ पे छपी हुई है। लंबी फेरिस्ट है बंधुआ मजदूरी को लेकर। इस देश में आए दिन ये खबरें आती रहती। ज्यादातर SC ST OBC समाज के लोग हैं। सवर्ण समाज के लोग अपने ही समाज के लोगों को बंधुआ मजदूर नहीं बनाते। दबंग कौन है, पैसे वाले कौन है? ऑब्वियसली इस देश के सवर्ण हैं और वो पैसे वाले हैं, और वो अपने से नीचे वालों को ही बंधुआ मजदूर बना रहे। ठीक, अब इस पूरे खेल में सबसे मॉकरी ऑफ द इवेंट आप कह लीजिए, इस पूरे बात की सबसे हास्यास्पद स्थिति यह है कि इस देश के सवर्ण बंधुआ मजदूरी की इस प्रथा को अपने ही दृष्टिकोणों से देखते हैं। ठीक, कुछ ये मानते हैं कि ये तो आर्थिक समस्या है, गरीब है इसलिए इन्हें कोई भी पकड़ लेता है, वो इसमें जाति नहीं देखते। कुछ मानते हैं कानून व्यवस्था की विफलता की समस्या है। ठीक, और हमारे देश की जो ब्राह्मण पालिका है, जैसे कुछ लोग मनु पालिका भी कहते हैं, ठीक है, उसमें बैठे न्यायाधीश तो ये मानते ही नहीं कि भारत में बंधुआ मजदूरी होती है। वो तो उल्टा ये कह रहे हैं कि जो बंधुआ मजदूरी खत्म करने के नाम पर जो NGOs चल रहे हैं, ये सब लोग धंधा कर रहे हैं, बंधुआ मजदूरी के नाम पे पैसे वाले लोगों को लूट रहे हैं। ठीक, ये मैं नहीं कह रहा, ये 2022 का सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जो ये दिखा रहा है। देखिए, ये यूनिटी टीम, वर्कर्स यूनिटी टीम पर ये फैसला छपा था, बाकी जगह भी मिल जाएगा, कि न्याय को एक और ठोकर मारी गई। ठीक है, बंधुआ मजदूरों के खिलाफ दिया गया फैसला और याचिकाकर्ताओं को ग्रोह चलाने वाला कह दिया। ये सितंबर 2008 की है, और क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया। फैसला देने वाले महान व्यक्ति ये जज साहब थे, गुप्ता जी थे। तो गुप्ता जी को लगता है कि इस देश में बंधुआ मजदूरी नहीं होती, कोई बंधुआ मजदूर नहीं, सब झूठ है। ठीक, जातिवाद होता ही नहीं है, सब झूठ है। शूद्र होते ही नहीं, सब झूठ है। और सब बराबरी के हो गए, अब तो कहाँ कोई ऊंच नीच होती नहीं है। ठीक, आप समझते हैं ना। तो इस देश के सवर्ण देश की घटनाओं को अपने दृष्टिकोणों से देखते हैं। हमारी देश की न्यायपालिका जो है, जो कि मनु पालिका, ब्राह्मण पालिका, आप कुछ भी कह लीजिए, सवर्ण पालिका, उसके दृष्टिकोण एक कदम थोड़े उससे और आगे हैं। इस देश के जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, वो ये मानता है कि चलिए ठीक है, होती है बंधुआ मजदूरी, लेकिन वो तो आर्थिक समस्या है, जातिवाद नहीं मानता। लेकिन हमारे देश की जो न्यायपालिका है, वो 2 कदम थोड़ी सी आगे है, वो तो मान ही नहीं रही। तो ये जो गुप्ता जी हैं, ये कह रहे हैं कि भाई बंधुआ मजदूरी होती नहीं है। मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एक और निष्ठुरता दिखाते हुए बंधुआ मजदूरों के हक में आवाज उठाने वाली याचिकाकर्ताओं को खरी खोटी सुना दी। आप अंदाजा लगाइए, किसे खरी खोटी सुना रहे हैं? बंधुआ मजदूरों के लिए काम करने वाले लोगों को, क्योंकि ये उद्योगपतियों से तो बोल नहीं सकते, बड़े बड़े साहूकार जमींदारों से तो बोल नहीं सकते, जातिवादियों से तो बोल नहीं सकते, क्योंकि वहां तो इनके मुंह में दही जम जाएगा। जो शिकायत लेकर आया उसे डांट के भगा दो, क्योंकि भाई हम मुक्ति तो दिला नहीं सकते, क्योंकि ये समस्या तो जातिवादी है। आर्थिक होती तो कब का दे जाते थे, कानून प्रशासन की होती तो आदेश निकाल कर दे देते, लॉ एंड ऑर्डर देते, अधिकारी कर्मचारी हटा देते, पर ये तो जातिवादी समस्या है। इस देश का समाज ही जातिवादी है, और निम्न जाति के लोगों को वो शूद्र बनाकर सेवा करवाना चाहता है। ठीक, तो भैया सुप्रीम कोर्ट बाबू ये कह रहे हैं कि देखिए, एक सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत के जज हेमंत गुप्ता जी ने कहा कि देश में बंधुआ मजदूरी के बहाने रैकेट यानी ग्रोह चल रहा है। ऐसे लोग इस बंधुआ मजदूरी जैसी बात का फायदा उठाकर पैसे खा रहे हैं। तो भैया, बंधुआ मजदूरी के नाम पर NGO चलाने वाले धंधा कर रहे हैं। इस देश में कोई बंधुआ मजदूरी नहीं होती,
ये गुप्ता जी के घर के आसपास घरों में बच्चे काम नहीं करते, गरीब घरों की महिलाएं काम नहीं करती और तमाम सारे पिछड़े लोग काम नहीं करते, कम पैसे पे 1500-2000 रुपए पे कहाँ बंधुआ मजदूरी होती है। ठीक, अब तो मतलब देश में लोग बड़े अमीर हो गए, लोग अपने मैट्स को, अपने लेबर्स को, काम करने वाले लोगों को 1-1 लाख की सैलरियां दे रहे हैं। आपके यहाँ भी खाना बनाने से लेके रोटी बनाने वाले तक तमाम सारे जो लेबर्स आते होंगे, आप लाखों रुपए देते होंगे उन्हें। कहाँ मजदूरी होती है? अब तो बंधुआ मजदूरी बची नहीं। ठीक, हमें कहाँ होती है? तो गुप्ता जी को भी यही लगता है कि ये नहीं होती है। और जो लोग इस दिशा में काम कर रहे थे, जो न्याय मांग रहे थे बंधुआ मजदूरों के लिए, उन्हें ऐसा डांटा गुप्ता जी ने कि ये कभी लौट के ही ना आए बेचारे। ठीक है, मामला पूरा ये है कि भाई 2012 से सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनकी कई सामाजिक कार्यकर्ता, उसमें स्वामी अग्निवेश जैसा बड़ा नाम भी था, इनकी एक याचिका पड़ी हुई थी, 12 से लंबित थी बंधुआ मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए, कुछ नहीं किया। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं, ये निर्मल गौरांग भी थे, इनकी भी एप्लीकेशन थी। ठीक है, और फिर इसमें बताया गया कि भाई ये देखिए, ये लोग कभी एग्जिस्ट नहीं करते। गुप्ता जी के अनुसार ये बंधुआ मजदूर ये सब होता नहीं, ये सब झूठ है। ठीक है, ये थोड़ी भारत में रहते हैं, ये तो दुनिया में किसी और देश के लोग हैं, भारत में कहाँ बंधुआ मजदूरी होती है। तो भाई गुप्ता जी जो हैं वो अपने विद्वता का प्रदर्शन करते हुए लॉ एंड ट्रेंड की वेबसाइट कहती है कि ये एक रैकेट है, बंधुआ मजदूरी का फायदा उठाया जा रहा है। जस्टिस हेमंत गुप्ता, सितंबर 8, 2022, और साथ में इनके से जस्टिस सुदर्शन धूलिया, ठीक है, धूलिया, ये भी इनके साथ में जुड़े हुए थे। तो भाई सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने देश में बंधुआ मजदूरी के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते हुए टिप्पणी की, कहा कि बंधुआ मजदूरी का फायदा उठाने के लिए एक रैकेट चल रहा है। एक समाचार एजेंसी ने बताया कि न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा कि बंधुआ मजदूर बंधुआ नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए, मतलब ये गुप्ता जी हैं, सुप्रीम कोर्ट में थे 22 में, इन्हें लगता है बंधुआ मजदूरी होती ही नहीं। अब कहाँ किसी बच्चे से चाय की ठपरी से लेके पान की दुकान तक काम करवाए जाते हैं, कहाँ होती है। हम तो आजाद हो गए, स्वर्णिम युग में रह रहे हैं। ठीक, अब तो लोगों को उनके हक अधिकार पूरे मिल गए, और ये जितने भी एनजीओ चल रहे हैं बंधुआ मजदूरी के लिए, ये सब तो रैकेट हैं, धंधा, झूठ बोलकर पैसा कमाने वाले लोग। ठीक, ये हमारी न्यायपालिका में बैठे लोग हैं, ये इनके दृष्टिकोण है। हालांकि अभी कुछ समय पहले फिर इस मुद्दे को उठाया गया था 21 नवंबर 2024 को, और तब जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने, जो 2024 में थे, उन्होंने ये कहा था कि भाई केंद्र और अंतरराज्यीय तस्करी, बाल श्रम के मुद्दे पर राज्य और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को साथ में बैठकर काम करना चाहिए। ठीक, ये उन्होंने अभी कुछ नई बातें उन्होंने की हुई थी, और ये जो है ये आपकी लाइव लॉ की वेबसाइट पर आपको ये मिल जाएगा। तो दर्शकों, ये हमारे देश में बंधुआ मजदूरी की हालत है, और मोटी मोटी बात यह है कि जितने भी इस देश में बंधुआ मजदूर हैं, जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सरकार तो इस तरह के कोई काम कर नहीं रही, डेटा वेटा इकट्ठा करने का उनकी कोई रुचि भी नहीं है, और बस खाना पूर्ति में लगे हुए हैं। और जितने भी इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, वो ये मानते हैं, उनके जो आंकड़े हैं, डेटा है, वो ये बता रहा है कि भाई बंधुआ मजदूर ज्यादातर इस देश में SC ST OBC समाज के लोग हैं, गौरांग के हिसाब से। ठीक, और उन्होंने तो कभी कोई सवर्ण बंधुआ मजदूर भी नहीं देखा। ठीक, और ज्यादातर SC ST OBC के। ठीक, अब जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो तो मानते ही नहीं, बंधुआ मजदूरी जातिगत समस्या को ज्यादा ध्यान ही नहीं देते, वो तो आर्थिक समस्या के रूप में से देख रहे हैं, गरीबी से जनित समस्या के रूप में देख रहे हैं, जैसे ज्यादातर लोग जातिवाद को भी गरीबी की समस्या के रूप में देखते हैं। ठीक, और हम ये देख रहे हैं कि इतनी बड़ी जातिवादी एक पूरा एक तंत्र है, जिससे ये लोग बंधुआ मजदूरी कह के हल्के में टाल दे रहे हैं। इसे जातिवादी मजदूरी कहना चाहिए, बंधुआ मजदूरी नहीं, जातिवादी बंधुआ मजदूरी। ठीक, तो मेरे ख्याल से इसकी तरफ ज्यादा बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है। केवल बंधुआ मजदूरी कह के आर्थिक समस्या बताकर इस पूरी इतनी बड़ी घटना को, कि करोड़ों की संख्या में बच्चे, और कोई डेटा ही नहीं है, मतलब शायद बहुत बड़ी संख्या होगी, अगर 10% वर्क फोर्स है तो फिर उनके साथ महिला, बच्चे सब लगे रहते हैं। ठीक,
और ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। करोड़ों की संख्या में लोग SC ST OBC समाज के इस जातिवादी व्यवस्था में विवश हैं पशुओं की तरह जीवन जीने के लिए। और ये जो समाज है इस जातिवाद के इस प्रारूप को आइडेंटिफाई ही नहीं करना चाहता। ठीक, मुझे लगता है इससे बड़ी कोई घृणित व्यवस्था हो ही नहीं सकती। सबसे तकलीफदायक है, ठीक, बहुत ज्यादा दुखद और तकलीफदायक है और शर्मनाक भी है। ठीक, इस देश के समाज के लिए बेहद शर्मनाक है कि समाज के कमजोर, पिछड़े, जाति में निम्न लोग इतना कठोर और इतना खराब जीवन जीते हैं और समाज के ताकतवर लोग उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं जाति व्यवस्था के नाम पे। मेरे ख्याल से इससे घृणित कुछ भी नहीं हो सकता। इस मुद्दे को चर्चाओं में आना चाहिए और इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाना चाहिए और इसे बहुजन समाज जातिवाद के प्रारूप के रूप में देखे। और जब भी कहीं जातिवाद का विरोध हो तो बंधुआ मजदूरी का भी विरोध किया जाए कि ये भी एक प्रकार का जातिवाद है। ठीक? हम इस चीज को इस तरह से बहुजन समाज के सामने रखना चाहते हैं। ठीक, तो ये तो एक पक्ष हो गया बंधुआ मजदूरी की एट प्रेजेंट स्थिति है। इसके बाद हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा है दर्शकों की। मैंने पहले भी कहा कि इस देश में जो संघर्ष है वो गांधी की वर्ण व्यवस्था और हिंदू और सनातनी विचार और डॉक्टर अंबेडकर के दलित आदिवासी पिछड़ों के हक अधिकार के क्या बोलते हैं विचार के बीच का संघर्ष है। ठीक, और अक्सर में देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के संदर्भ में जब ये लोग बात कहते हैं तो कहते हैं उन्होंने देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं दिया, देश के लोगों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, वो अंग्रेजों के पिट्ठू बन गए, नौकरी करने लगे, लेबर मिनिस्टर बन गए, फलाना ढिकाना 100 आरोप लगाते हैं। पर हमें ये देखना पड़ेगा कि इस देश में लोगों के लिए, कमजोर असहाय पिछड़ों के लिए सच में किसने काम किया। और आज हम चूंकि मजदूरों की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि मजदूरों के लिए गांधी ने क्या किया, इस देश के करोड़ों मजदूरों के लिए, उस समय तो और ज्यादा थे। ठीक, और डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया। ठीक, दर्शकों ये अपने आप में बड़ी आयरनी है। मैं किसी दिन इस मुद्दे पे हम डिटेल में बात करेंगे, प्रैग्मेटिक अंबेडकर पे। ये बड़ा अजीब है कि डॉक्टर अंबेडकर क्या बोलते हैं कम्युनिस्ट नहीं थे लेकिन देश के करोड़ों मजदूरों को उनके हक अधिकार दिला के गए। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर समाजवादी भी नहीं थे लेकिन संविधान में सबको समानता दे गए, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक हर प्रकार की समानता दे गए। ठीक, आप देखिए मतलब ये बड़े विचित्र है, बड़ा अजीब है। डॉक्टर अंबेडकर महिलाओं को हक अधिकार दिला गए जबकि उन्होंने कभी दावे नहीं किए कि वो बहुत बड़े फेमिनिस्ट हैं, लेकिन वो महिलाओं के हक अधिकार की बात कर गए। ठीक, तो एक बड़ी सूची है, हम ऐसे कितनी लंबी सूची बना सकते हैं प्रैग्मेटिक अंबेडकर की, जिसमें आप देखेंगे कि बाबा साहब दावे नहीं कर रहे कि मैं सामने कम्युनिस्ट हूं, मजदूरों की मैं बात करूंगा, नहीं हूं। ठीक है, लेकिन मजदूरों को हक अधिकार वही दिला रहे हैं। गांधी समाजवादी बन जाते हैं। गांधी किसी जमाने में खुद को कहते हैं अगर साम्यवाद यानी कम्युनिज्म का लक्ष्य लोगों का कल्याण करना है तो मैं साम्यवादी हूं। फिर गांधी अपने आप को कभी समाजवादी कह देते हैं। ठीक, गांधी अपने आप को कभी दलित कार्यकर्ता कह देते हैं, हरिजन कार्यकर्ता कह देते हैं। गांधी अपने जीवन में 100 बार अपना स्टैंड बदलते रहते हैं। पर मजेदार बात है कि वो ना तो दलितों के लिए कुछ कर गए जिसे वो हरिजन कहते थे, ना वो मजदूरों के लिए कुछ कर पाए, ना वो किसानों के लिए कुछ कर पाए, वो केवल राजनीति करते रहे। ये बड़ा अजीब स्थिति है। और फिर लोग आकर कह रहे हैं कि भाई गांधी ने देश को आजाद कराया, ये बड़ा अजीब है। पर देश के कमजोर वर्गों के हक अधिकार के लिए तो डॉक्टर अंबेडकर काम कर रहे थे। ये मैं नहीं कहता, ये डेटा कह रहा है। चूंकि हम मजदूरों की बात कर रहे हैं, बॉन्डेड लेबर की बात कर रहे हैं, तो इस देश में मजदूरों के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया और गांधी ने क्या किया, थोड़ा इसका भी मूल्यांकन करते हैं ताकि पता चले कि कौन इस देश में सच में क्या बोलते हैं देश के लोगों के लिए काम कर रहा था। ठीक, तो मजदूर दिवस पर अक्सर आप डॉक्टर अंबेडकर की फोटो और चित्र देख लेते होंगे और हमें ये समझने की जरूरत है कि डॉक्टर अंबेडकर ने मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए क्या किया। हालांकि वो कम्युनिस्ट नहीं थे, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, ये दायित्व कम्युनिस्टों का होना चाहिए था, पर इस देश के कम्युनिस्टों ने तो मजदूरों के लिए क्या ही किया और डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत कुछ किया। ठीक, तो जब हम ये देखते हैं, आजकल तो एआई का जमाना है, हम पूछते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने मजदूरों के लिए क्या क्या किया, तो हमें जवाब मिलता है कि 1930 के दशक में डॉक्टर अंबेडकर ने मजदूरों के अधिकारों के लिए एक मजबूत आवाज उठाई।
1936 में स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया। 1938 में 1 लाख से ज्यादा मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया और इस दौरान उन्होंने काम के घंटे 12 से घटाकर 8 करने की मांग की। आज अगर इस देश के कोई भी श्रमिक 8 घंटे के वर्किंग आवर का आनंद उठा रहे हैं ना, तो ये डॉक्टर अंबेडकर, गांधी की वजह से नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर की वजह से। ठीक, नहीं तो 12-12 घंटे काम करना पड़ता था, आप अंदाज लगाइए, और कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं मिलते थे। ये जो 8 घंटे का वर्किंग आवर का जो वेस्टर्न फॉर्मूला है, से भारत में लागू करवाना उद्योगपतियों से लड़के, ये डॉक्टर अंबेडकर कर रहे हैं। मैं गांधी की हड़ताल के बारे में बताऊंगा, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर इस देश के उद्योगपतियों से लड़ते हैं, पूंजीपतियों से लड़ते हैं, और काम के घंटे मजदूरों के लिए 12 से घटाकर 8 कर देते हैं। आप समझिए, टाटा, बिरला, घनश्याम दास, ठाकुर दास जैसे बड़े बड़े उद्योगपति जो कांग्रेस के फाइनेंसर थे, ये सब उनके विरुद्ध जा रहा है। ठीक, ये मजदूरों के हक में जा रहा है और उनके जीवन में थोड़ी सी राहत लेकर आते हैं मजदूरों के जीवन में। इसके बाद देखिए, उनका मानना था कि काम के घंटे कम करने से न केवल मजदूरों को राहत मिलेगी बल्कि इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ठीक, ये भी है। उसके बाद 1942 में उन्होंने त्रिपक्षीय श्रम परिषद की स्थापना की, जिसका उद्देश्य श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित करना था। ठीक, क्या क्या उपाय कर रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर ने मजदूरों के लिए महत्वपूर्ण सुधारों की वकालत की, जिनमें काम के घंटे कम करना, उसके बाद महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, ये मिल रहा है ना, डॉक्टर अंबेडकर इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक, छुट्टियों के प्रावधान, ये भी श्रम मंत्री करते हुए उन्होंने किया। न्यूनतम वेतन, यानी जो आजकल क्या बोलते हैं, न्यूनतम वेतन का प्रावधान है, ये शुरुआत बाबा साहब। समान काम के लिए समान वेतन, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, ये बाबा साहब की दिमाग की उपज है। नियोक्ता और श्रमिकों के बीच समान अवसर, ठीक है। उसके बाद श्रमिक संगठन संघों की मान्यता, जितनी भी लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इस देश में, बाबा साहब के प्रयासों से बनी है, बहुत बड़ा योगदान है, नहीं तो इन्हें कभी रिकॉग्निशन नहीं मिल पाते। ठीक, उसके बाद देख लीजिए डॉक्टर अंबेडकर, आगे देखिए, आगे देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जब वायसरॉय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री थे, तब उन्होंने 12 घंटे के काम के घंटे को घटाकर 8 घंटे करने की सफलतापूर्ण संघर्ष किया और इसे लागू करवाया। ठीक है, उन्होंने 1942 में संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा उन्होंने महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व अवकाश, इस देश की करोड़ों महिलाएं जो नौकरी करती हैं, जिन्हें आज नियम कानून के अनुसार प्रेगनेंसी लीव मिलती है, ये डॉक्टर अंबेडकर की प्रयासों से। ठीक, श्रमिकों की हड़ताल करने का अधिकार जैसे महत्वपूर्ण सुधार भी लागू किए। दर्शकों, ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं कि अभी मैंने कुछ समय पहले वर्शिपिंग फॉल्स गॉड पढ़ी थी, शौरी की किताब, और वो डॉक्टर अंबेडकर पे आरोप लगा रहा था। गांधी 1942 में जब क्या बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे थे, डॉक्टर अंबेडकर श्रम मंत्री बन रहे थे, लेबर मंत्री बन रहे थे, और वो कह रहा था देखो इन्होंने तो देश की आजादी में योगदान नहीं दिया। भाई, गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन करके कुछ भी नहीं उखाड़ दिया। अंग्रेज तो भारत छोड़ के तब भी नहीं गए थे 1942 में, वो तो 1946 में खुद ही चले गए थे, और उसमें केवल लोग मरे थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने लेबर मिनिस्टर बन के, श्रम मंत्री बन के, देश के करोड़ों श्रमिकों को 8 घंटे, 12 की जगह 8 घंटे काम करने का अधिकार दिया। समझते हैं, ये कर रहे थे। गांधी राजनीति कर रहे थे, गांधी लोगों को उकसा रहे थे, मरो मारने की बातें कर रहे थे, करो मरो कर रहे थे, और डॉक्टर अंबेडकर उस समय श्रम मंत्री के रूप में देश के करोड़ों मजदूरों के लिए कुछ बेहतरी, कुछ राहत के उपाय कर रहे थे। 12 घंटे मत काम करो, 8 घंटे काम करो। वे डॉक्टर अंबेडकर इस देश की महिलाओं के लिए, जो श्रमिक हैं, उन्हें जो प्रेगनेंसी लीव, ठीक है, जो प्रेगनेंसी लीव मिलती, मातृत्व अवकाश, उसके लिए प्रावधान कर रहे थे। और आज तो पुरुषों को भी प्रेगनेंसी लीव मिलती है। अगर आप सरकारी नौकरी में नहीं है तो आपको शायद ये पता नहीं होगा कि अब हम अधिकारों की उस स्थिति में आ गए कि महिलाओं के साथ पुरुषों को भी प्रेगनेंसी लीव मिलती है। मतलब जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है, बच्चा छोटा होता है, तो महिला और बच्चा तो मिलती है, पुरुष को भी दे देते हैं ताकि वो मदद वगैरह कर सके। ठीक, ये इस तरह, ये सारे मजे जो उठा रहे हो ना, जो ऐश कर रहे हो, इसके पीछे एक व्यक्ति है जिसने बहुत मेहनत की, उसमें डॉक्टर अंबेडकर सबसे आगे खड़े हो, लेबर मिनिस्टर के रूप में
हड़ताल का अधिकार, हड़ताल करने बैठ जाते हो मांगों के लिए, श्रमिकों के लिए, ये डॉक्टर अंबेडकर का योगदान है। इस तरह के महत्वपूर्ण काम डॉक्टर अंबेडकर ने किए। और अगर ये राष्ट्र विकास नहीं है, ये मानव सेवा नहीं है, और देश की स्वतंत्रता में अगर ये योगदान नहीं है, करोड़ों लोगों के जीवन को बेहतर बनाना, तो मैं समझता हूं वो राजनीति जो गांधी कर रहे थे देश की आजादी के नाम पर, वो तो बेकार थी। अगर आपके किसी काम से लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो सारी राजनीति बेकार है। गांधी ने 20-22 का आंदोलन किया, असहयोग आंदोलन किया, 30-33 का सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया, लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों को 12 घंटे ही मजदूरी करनी पड़ रही थी। 8 घंटे मजदूरी डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों के बाद करनी पड़ी। काहे के आंदोलन है तुम्हारे? ठीक, अमीरों के लिए हैं, टाटा बिरला घनश्याम दास ठाकुर दास उद्योगपतियों के लिए हैं, मजदूरों के लिए तो नहीं है। वो तो आप इतने बड़े आंदोलन किए, वो तो 12-12 घंटे काम कर रहे थे, 8 घंटे तो वो डॉक्टर अंबेडकर दिलवा रहे हैं। ठीक, हक अधिकार, हड़ताल के हक अधिकार, ये डॉक्टर अंबेडकर दिला रहे हैं। महिलाओं को हक अधिकार, महिला लेबर्स को, ये डॉक्टर अंबेडकर करवा रहे हैं। तो मुद्दा ये कि भाई गांधी कर क्या रहे थे? केवल अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करना, खड़े हो जाना, संविधानिक सुधार दे दो, ये लिख दो, वो लिख दो, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दो, और पूना समझौता लागू कर लो, और पृथक निर्वाचन मत दो। बस यही गफलतें चलती थी। जो वास्तविक काम है, जमीन पर करोड़ों गरीब, आदिवासी, पिछड़े मजदूर, उनके जीवन में कुछ राहत, बेहतर, ये सब नहीं था क्या? कांग्रेस के तो अपने श्रम संगठन भी थे। ठीक, ये करते क्या थे? ये तो कुछ भी नहीं कर रहे थे। ये बड़ा अजीब है, बड़ा विचित्र है। फिर भी ये फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी जी। ठीक, और आम जनता की राहत के लिए इन्होंने क्या किया, पता नहीं क्या किया, समझ से परे है। और ये उनको भी समझना चाहिए जो कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर का देश की आजादी में क्या योगदान है। भाई यही तो असली आजादी है। देश के करोड़ों मजदूरों को 8 घंटे की जगह, 12 घंटे की जगह 8 घंटे काम करने की अधिकार देना, ये आजादी है। देश की महिलाओं को, श्रमिक महिलाओं को मातृत्व अवकाश देना कि ताकि उन्हें प्रेगनेंसी में काम ना करना पड़े, ये आजादी है। ठीक, श्रमिकों को हड़ताल करने का अधिकार देना, ये आजादी है। ये सब आजादी है। अगर आपको ये आजादी नहीं लगती तो फिर बाकी सब तो राजनीति है। जो गांधी करते थे वो राजनीति होती थी। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर की मांगे देख लीजिए, महंगाई भत्ता, डियरलेस अलाउंस, ये आजादी है। छुट्टियों का प्रावधान करना, न्यूनतम वेतन की बात करना, समान काम के लिए समान वेतन की बात करना, और श्रमिक संघों को मान्यता देना, ये सब ही आजादी है। राजनीति करना आजादी नहीं होती। ठीक, केवल देश में अव्यवस्था फैलाना, आंदोलन करना आजादी नहीं होती। और उन सब से मिला क्या? ठीक, इतने आंदोलन गांधी ने किए, उसके बावजूद भी अगर डॉक्टर अंबेडकर को आके 12 घंटे से 8 घंटे काम के लिए आंदोलन करने पड़ रहे हैं, तो गांधी जी क्या ही कर रहे थे? क्या उद्योगपतियों के लिए पूरा राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे थे? ये समझना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के सारे एजेंडे उद्योगपतियों की सोच से चलते थे, ये मैं नहीं कह रहा। एक किताब है, सुमित सरकार की किताब है, और वो किताब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे है। और सुमित सरकार अपनी किताब में आंकड़ों, डेटा के साथ बताते हैं कि कैसे टाटा, बिरला, घनश्याम दास ठाकुर दास जैसे उद्योगपति, बॉम्बे ग्रुप कहलाता था, ये कांग्रेस को फाइनेंस करते थे। ठीक, और कैसे इन दोनों के बीच के संबंध हुआ करते थे, इन सब पे डिटेल बात वहां पे आपको मिल जाए। ठीक, ये स्थिति। तो ये दो व्यक्तित्वों का जो संघर्ष है, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि आप किसने वास्तव में जनता के लिए बेहतरी के काम किए। डॉक्टर अंबेडकर के काम की सूची बहुत बड़ी है, और ये वो काम है जो आम व्यक्ति को राहत प्रदान करने वाले हैं, कमजोर पिछड़ों को राहत प्रदान करने वाले, मजदूरों को राहत प्रदान करने वाले हैं, और उन्हें मदद करने वाले हैं। ठीक, ये डॉक्टर अंबेडकर के काम है। इसके बाद हम गांधी के चलते हैं, हम गांधी ने क्या किया, थोड़ा इसे सर्च करते हैं और इसे देखते हैं कि आखिर गांधी ने क्या किया। तो जब हम गूगल पे सर्च करते हैं गांधी ने मजदूरों के लिए क्या किया, गांधी ने लेबर्स के लिए किया, डॉक्टर ने अंबेडकर ने क्या किया, तो उसकी तो बहुत बड़ी लिस्ट है, मैंने शॉर्ट में आपके सामने रख दिया। गांधी ने मजदूरों के लिए क्या किया, श्रमिकों के लिए क्या किया,
तो हमारे सामने जो सबसे बड़ा एकमात्र चीज आती है वो है गांधी की अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918। एक बड़ा काम, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, ठीक है, ये आता है। उन्होंने हड़ताल की और अहमदाबाद में गांधी ने मिल हड़ताल की, और इसके बारे में हमें पता चलता है कि गांधी जी ने मजदूरों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनमें अहमदाबाद मिल हड़ताल का नेतृत्व किया। अच्छा, अहमदाबाद मिल हड़ताल क्या थी? तो बताया जाता है गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के साथ हुए विवाद में हस्तक्षेप किया। अच्छा, अहमदाबाद में मिल मजदूर और उद्योगपतियों के विवाद था। मिल मालिक 20% वेतन वृद्धि देना चाहते थे, जबकि मजदूर 50% वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे। गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल की, जिसके परिणाम स्वरूप 35% पर समझौता हो गया। ये गांधी जी का योगदान है मजदूरों के लिए, मोटा मोटा सबसे बड़ा योगदान। ठीक, अब ये इसमें बताया गया, ठीक है। इस घटना से अहमदाबाद मिल हड़ताल का नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में मजदूरों के अधिकारों के लिए किया गया ये पहला सत्याग्रह भी माना जाता है। ये गांधी जी का योगदान है मजदूरों के लिए। और इस पूरे योगदान को अगर आप ध्यान से देखिए, मैं आपको थोड़ी सी कहानी बताता हूं, ठीक है। मामला है 1915, गांधी जी अफ्रीका से वापस आते हैं और इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि एक नरमपंथी नेता थे, उनके कहने पे आते हैं, क्योंकि उस समय कांग्रेस पर तिलक गर्मपंथी नेता का कब्जा था। गांधी से कहा जाता है अफ्रीका में जो किया वैसा कुछ भारत में आकर दोहराओ। ये भारत में वापस आते हैं। 1516 तक गांधी जी भ्रमण करते हैं, फिर अपनी राजनीति के लिए बैकग्राउंड तैयार करते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा समझिए कैसे गांधी जी की छवि बनाई गई इस देश में। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर की छवि बनाने के पीछे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था। गांधी की भारत में छवि बनाने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले की पूरी टीम थी, नेहरू थे और उनकी टीम थी, सब लोग हुआ करते थे। गांधी के कहीं जाने से पहले ही ये कहानियां उड़ा दी जाती थी कि एक संत आए हुए हैं और उनके छूने से लोग ठीक हो जाते हैं, वो कल्याण करेंगे आपको। इस तरह की दैवीय कहानियां उड़ा दी जाती थी। लोग अपने बच्चे को छूने आते थे, नाम रखवाने आते थे, उन्हें लगता था इससे कल्याण होगा। ये चल रहा था। तो गांधी जी 2 साल भारत का भ्रमण करते हैं। आते तो कोट सूट बूट में है, 45 साल की उम्र रहती, बूढ़े भी नहीं रहते इतने जब ये भारत आते हैं। और 1915 की बात पर 16-17 भ्रमण करते हैं। भ्रमण करने के दौरान गांधी जी भारत की दरिद्रता, धर्म पणायता, लोगों की स्थिति देख लेते, समझ जाते हैं कि भारत में राजनीति करना है तो पहले धर्म का बूढ़े, कमजोर और बिल्कुल हाशिए पे मौजूद संत जैसे व्यक्ति की काया बनानी पड़ेगी। ठीक, और दैवी आवरण लेना पड़ेगा। ठीक, सूट वूट में भारत में राजनीति नहीं हो सकती, गांधी समझ जाते हैं। ठीक, तो फिर वो अपना प्रारूप बदलते हैं। आपने वो फिल्म में कहानी भी देखी होगी, एक महिला निर्वस्त्र रहती है तो गांधी अपनी कपड़े वगैरह सब दे देते हैं और उन्हें पता चलता है कि हालत बहुत खराब है। गांधी अपनी पूरी काया पलट करते हैं राजनीति के हिसाब से, वो धोती में आ जाते हैं। वो एक बेहद बूढ़े कमजोर व्यक्ति का आवरण ले लेते हैं। 45 साल में लोग इतने बूढ़े होते नहीं हैं जितना वो ले लेते हैं, लाठी लेके चलने लगते हैं। और जगह जगह उनकी दैविता की कथाएं, नेहरू एंड कंपनी है, नेहरू आप भी जानते हैं चैम्बर ऑफ प्रिंस के अध्यक्ष भी थे, तो जितने भी ये जो जमींदार वगैरह होते थे वो उनके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहते थे। ठीक, तो छवि बनवाई जाती, पूरी छवि का निर्माण किया जाता। जाने से पहले ही गांधी के वहां उनकी कहानी, कथा, महानता, योगदान, संतत्व, ये सब फैल जाता था। छूने से कोढ़ ठीक हो जाता, ऐसी ऐसी कहानियां चला करती थी। ठीक, तो ऐसे लोगों को आकर्षित किया गया। अब ये तो सब अपनी जगह। इस सब के अलावा परेशानी यह है कि गांधी को भारत में राजनीति करनी है। भारत में राजनीति 2 धड़ों में बंधी हुई है, एक नरमपंथी, एक गर्मपंथी। नरमपंथी का नेतृत्व 1915 में गोखले कर रहे हैं और गर्मपंथी के नेतृत्व तिलक है। तिलक का कांग्रेस पे कब्जा है। ये 1915 के राजनीतिक हालात हैं। ठीक, ये तो आपको पता होगा। 16-17 देश का भ्रमण करके देश के हालातों को समझते हैं गांधी, अपनी काया पलट करते हैं। बूढ़े, दरिद्र, लाठी लेकर चलने वाले स्थिति की अपनी छवि बना लेते हैं। हालांकि वो ऐसे थे नहीं, इतने बूढ़े भी नहीं थे। 45 साल में कोई ऐसा भी नहीं होता लाठी लेके चले। धोती पहनने लगते हैं, कम कपड़े पहनने लगते हैं। ठीक, ये सब तो आपने सुना होगा कि देश की हालत खराब है इसलिए गांधी जी कम कपड़ों में रहते हैं। ठीक, अब जब आप कई किताबों को पढ़ते हैं, गांधी के मनोविज्ञान पे कई लोगों ने किताबें लिखी हैं कि व्हाट वाज द साइकोलॉजी ऑफ गांधी, गांधी आखिर किस तरह के मनोविज्ञान, राजनीति खेलते कैसे थे।
ठीक, वहां ये सब मिलेगा आपको, परंपरागत किताबों में नहीं मिलेगा। ठीक, तो अब समस्या ये कि भारत में राजनीति करनी है तो आपको 3 वर्गों के नेता बनना है, किसानों का नेता, श्रमिकों का नेता और युवाओं का नेता। तभी राजनीति कर पाओगे, नहीं तो आप टिक नहीं पाओगे। तिलक जो थे वो युवाओं के नेता थे, ठीक है, क्योंकि वो आंदोलन की बात कहते थे, देश के युवा तिलक के साथ थे। गोखले जो थे वो नरमपंथियों के नेता थे, जो समझी सुलझी बात कहते थे। गांधी राजनीति करना चाहते थे, वो समझ गए कि ये सारा जो खेल है कांग्रेस में नरमपंथी गरमपंथी का, अगर खत्म करना है, सब मेरे पीछे आ जाएं, तो मुझे राजनीति थोड़ी अलग तरीके से करनी पड़ेगी। और गांधी चंपारण जाते हैं, वहां किसानों के पक्ष में आपको पता ही होगा आंदोलन करते हैं। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग उनके साथ हो लेते हैं, राजकुमार शर्मा, राजेंद्र प्रसाद, ठीक, और वो उनके अनुयायी बन जाते हैं। और रातों रात देखिए वहां बताया जाता है किसानों के पक्ष में अंग्रेजों को झुका दिया गया, वो तो अलग कहानी है, हम किसी दिन बात करेंगे। और गांधी की छवि हो जाती है, आदमी 3 दिन में अंग्रेजों को झुका देता है और हक अधिकार मांग मिल जाते हैं। ऐसा पहले किसी ने नहीं करवाया। तिलक को तो कूट पीट कर अंग्रेज बंद कर देते थे जेल में, आपको पता ही है। ठीक, तो चंपारण से किसानों के नेता की गांधी की छवि बनती है। लोग देखते हैं कोई व्यक्ति बाहर से आया है और वो किसानों का नेता, मतलब मांग मंगवा देता, पहली बार अंग्रेजों को झुका देता। फिर गांधी जी को मजदूरों के नेता के बाद अब गांधी जी को बनना था श्रमिकों का नेता। तो अहमदाबाद में जाते हैं, मिल स्ट्राइक करते हैं। अहमदाबाद में पूरा मामला ये चल रहा था कि प्लेग फैला था। प्लेग फैलने के बाद हालात खराब थे, महंगाई बढ़ गई थी। और महंगाई बढ़ गई थी तो जो वहां के मजदूर थे वो वहां के मिल मालिकों से महंगाई भत्ता मांग रहे थे, जिसे प्लेग बोनस कहा जाता है। उनका कहना था कि खर्चे नहीं चल रहे, प्लेग बोनस दो। और ये 50% था, जो उनकी तनख्वाह वगैरह, उसको 50% प्लेग बोनस मांग रहे थे। ठीक, ये चल रहा था अहमदाबाद में। अब जो मिल मालिक थे वो 20% सोच रहे थे, 20% में मामला सेटल वेटल हो जाए, थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे हो जाए। 50% तो बहुत ज्यादा होगा, 50% बढ़ा देना प्लेग बोनस के नाम पे बहुत ज्यादा होगा। पहले उन्हें बोनस मिलता भी था मिल मालिक मजदूरों को, और जब प्लेग खत्म हो गया तो बंद भी कर दिया गया, तो ये भी एक समस्या थी। अब महंगाई तो बढ़ गई थी, उनके खर्चे भी नहीं चल रहे थे, मूवमेंट चल ही रहा था, हड़ताल चली रही थी। अब इसमें अनसुईया साराभाई जो रहती हैं वो क्या बोलते हैं, गांधी जी को आमंत्रित कर लेती हैं। ठीक, अब आप तय करिएगा, गांधी जी उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे थे या मजदूरों के लिए, जिसे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कहा जाता है, गांधी का मजदूरों के लिए आंदोलन। हम थोड़ा आगे देखते हैं। तो गांधी जी आते हैं, बैठते हैं हड़ताल पे। फिर हड़ताल पे बैठे बैठे वो कहते हैं कि भाई, मजदूरों से कहते हैं कि आप एक काम करो, 50% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 35% पे सेटलमेंट कर लो। ठीक, और मिल मालिकों से कहते हैं कि तुम 20% नहीं 35% दे दो। ठीक, फिर एक समिति को ये पूरा प्रस्ताव चला जाता है, फाइनली 35% पे सेटलमेंट होता है। अब आप मुझे बताइए, क्या ये उद्योगपतियों के फायदे में रहा या मजदूरों के फायदे में रहा? गांधी जी की महान अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जो कहते हैं मजदूरों के लिए की, उसके बाद गांधी मजदूरों के नेता बन गए पूरे देश में, ऐसा मीडिया ने उड़ा दिया। जैसे आज की मीडिया है, तब भी गांधी के जमाने में मीडिया ऐसी थी, यही सब चलाती थी। ठीक, तो मजदूरों को चाहिए था 50% बोनस, ठीक, उन्हें मिला 35%। और मिल मालिक परेशान थे हड़तालों से, वो चाहते थे हड़ताल बंद हो जाए और 50% भी ना देना पड़े, तो उन्हें 20 से बढ़कर 35% देना पड़ा। तो अब मुझे ये बताइए कि गांधी जी ने किसकी तरफ से बैटिंग की? ये मजदूरों की तरफ से बैटिंग हो गई या मिल मालिकों की तरफ से, यानी उद्योगपतियों की तरफ से बैटिंग हो गई? अगर आप ध्यान देखिए तो महंगाई बढ़ रही थी, मजदूरों के खर्चे नहीं चल रहे थे, बात ये थी कि भाई 50% बोनस दिलाएंगे, आंदोलन तो इस पे चल रहा था, पर वो तो मजदूरों को मिला नहीं, 35% ही मिला। ठीक, अब आप थोड़ा समझिए, इस पूरे खेल को समझिए। दूसरी तरफ उद्योगपति थे अहमदाबाद के, जैसे आज मोदी के पीछे हो गए सारे, पहले गांधी जी के पीछे थे। ठीक, इनकी हड़ताल की वजह से इनके उद्योग बंद पड़े हुए थे, इन्हें बड़ी परेशानी हो रही थी। वो चाह रहे थे मामला जल्दी सेटल हो जाए, पर वो 50% नहीं देना चाह रहे थे, तो 35% पे मांडवाली हो गई। तो मिल मालिकों को 20% की जगह मात्र 15% ज्यादा देने पड़े, और गांधी जी ने सेटलमेंट करवा दिया। मतलब ऐसे श्रमिक नेता हैं गांधी जी कि एंड में श्रमिकों को 50% की जगह 35% ही मिला,
मिल मालिकों को मात्र 15% ज्यादा देना पड़ा और सेटलमेंट भी हो गया। ठीक। और गांधी जी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक करके मजदूरों के पूरे देश में नेता भी हो गए। भाई मीडिया ने छाप दिया, देखो गांधी जी ने मजदूरों को झुका दिया। तो ऐसे गांधी जी मजदूरों के नेता बन गए 1918 में रातों रात। ठीक। तो चंपारण, खेड़ा, चंपारण के बाद गांधी जी खेड़ा जाते हैं, खेड़ा में जाके आंदोलन करते हैं और गुजरात के क्या बोलते हैं आपके सरदार पटेल उनके साथ आ जाते हैं और गुजरात के जो किसान हैं उनके नेता बन जाते हैं और उसके बाद वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक करते हैं। अहमदाबाद में श्रमिकों के नेता बन जाते हैं और गांधी जी रातों रात 1918 से 1919 के बीच में इस देश के श्रमिकों के नेता, इस देश के मजदूरों के नेता, किसानों के नेता ये बन जाते हैं। और देश का युवा जो तिलक के पीछे था वो पागल हो जाता है, उसे लगता है ये व्यक्ति दमदार है, ये बैठता है 3 दिन हड़ताल पे और अंग्रेजों को झुका देता है। तो युवा लोग भी गांधी के पीछे हो जाते हैं। इस तरह से 1919 तक, रॉलेट हड़ताल के पहले तक, तिलक की राजनीति खत्म हो जाती है, बाकी सबकी राजनीति भी खत्म हो जाती है। 1920 में तिलक मर जाते हैं और पूरी कांग्रेस गांधी के हाथ में आती है। और जिन्ना जो इससे पहले कांग्रेस में 10 साल तक सेक्रेटरी के पद पे होता था, अध्यक्ष के, और जेंटलमैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स यानी भारतीय राजनीति का भद्र पुरुष कहा जाता था, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था, वो कांग्रेस छोड़ के भाग जाता है। बाकी सब भी कांग्रेस छोड़ के भाग जाते हैं, एस एन बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, तमाम सारे जो भी कांग्रेस नेता हैं वो सब भाग जाते हैं, क्योंकि उनके लिए अब राजनीति में करने को कुछ नहीं था। कांग्रेस मतलब गांधी, गांधी मतलब कांग्रेस, क्योंकि सारी भीड़ गांधी जी ने अपनी तरफ कर ली थी। ठीक है। तो ये पूरा एपिसोड सुनाने का उद्देश्य ये था कि गांधी ने इस तरह से अपनी इमेज क्रिएट की 1915 से 1920 के बीच में। ठीक है। ये सारा फैब्रिकेटेड था, कृत्रिम था, आर्टिफिशियल था, टीम बनाकर इस पूरे खेल को खेला गया। नेहरू एंड कंपनी का बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए नेहरू को बाद में इस वफादारी का इनाम भी मिलता है, नेहरू के बच्चे को मिलता है। ठीक, इसे थोड़ा समझिए बात को। तो इनाम भी मिलता है, नेहरू परिवार को इनाम भी मिलता है। ठीक, ये आपको पता होगा, गांधी जी अपने दत्तक पुत्र बताते थे। ठीक, तो ये बहुत पुराने खेल हैं, मतलब राजनीति बड़ी जटिल है। पर बात सिर्फ इतनी है कि गांधी जी ने मजदूरों के लिए अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की, एक बड़ा आंदोलन है, बाकी कुछ तो बड़ा कुछ है नहीं उनका। ठीक, उसमें भी गांधी जी ने मजदूरों को 50% की जगह 35% ही दिलाया और उद्योगपतियों को हड़ताल से मुक्ति भी दिला दी और 35-20 की जगह उन्हें मात्र 15% ज्यादा पैसे देके मंडवाली करवा दी। ये गांधी जी का योगदान है और इसे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक गांधी की कहा जाता है इतिहास में। उद्योगपतियों को हिला दिया गांधी ने, तमाम सारे उद्योगपति हिल गए, अरे साबरमती का संत आया हुआ है। ठीक, तो भैया ये गांधी जी की साबरमती एक्सप्रेस इस तरह से दौड़ा करती थी। ठीक है, यही तो विशेषता है, होते हवा के साथ थे पर दिखते दिए के साथ थे, लॉ के साथ थे। ठीक, ये विशेष स्थिति है। मैं सिर्फ इस इंसिडेंट को इसलिए बता रहा हूं कि इस देश के मजदूरों के लिए व्हाट अंबेडकर हैज डिड और व्हाट गांधी हैज डिड, ये आपको मूल्यांकन करने हैं। इससे आपको पता चलेगा कि इस देश में वास्तविक स्वतंत्रता देश के लोगों के लिए किसने काम किया, गांधी ने राजनीति या डॉक्टर अंबेडकर का सामाजिक न्याय, कौन सा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपको पता, तब उससे पता चलेगा। ठीक, ये विशेषता है। तो डॉक्टर अंबेडकर कम्युनिस्ट नहीं है लेकिन मजदूरों के हक अधिकार के लिए लड़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर समाजवादी नहीं है लेकिन समानता के लिए लड़ाई लड़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर धर्म को महत्व नहीं देते लेकिन हिंदू धर्म की तमाम बुराइयों को खत्म करके इस धर्म को सुधारते हैं। ये भी ध्यान रखिए, हिंदू 100 गाली बकें, अगर डॉक्टर अंबेडकर ना होते तो हिंदू धर्म की ये तमाम बुराइयां खत्म ही नहीं होती। हिंदुओं को डॉक्टर अंबेडकर के पैर धो के पीना चाहिए कि भैया आपकी वजह से तमाम सारी हिंदू धर्म की बुराइयां ये खत्म हो गई और होने का नाम ले रही। कल अगर ये हिंदू धर्म परिष्कृत शुद्ध जितना भी होगा उसके पीछे डॉक्टर अंबेडकर रहेंगे, नहीं तो ये हिंदू बिगड़े के बिगड़े रहते। आप अंदाज लगाइए, डॉक्टर अंबेडकर को हटा दीजिए तो हम क्या पाते हैं कि हिंदू क्या हैं, जातिवादी हैं, वर्ण व्यवस्था वाले हैं और ये कई शादियां करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के पहले तक आप देखिए, हिंदू कोड बिल तक ये कई शादियां कर सकते हैं और कई कांग्रेस के नेताओं ने की भी, बच्चियों से भी बाल विवाह भी कर लेते। ठीक,
ये महिलाओं को हक अधिकार नहीं देते, ये महिलाओं की शिक्षा के विरुद्ध हैं, ठीक, ये दलितों के पिछड़ों के विरुद्ध हैं, ये मंदिरों में नहीं घुसने देते, ये पानी नहीं पीने देते अच्छे तालाबों से। बस बाबा साहब को हटाइए, फिर इन हिंदुओं को देखिए, इस हिंदू व्यवस्था को देखिए, तो आपको पता चलेगा ये बेहद बिगड़े लोग हैं। इन्हें सुधारा डॉक्टर अंबेडकर ने। तो वास्तव में तो इन्हें डॉक्टर अंबेडकर को नायक मान लेना चाहिए कि चलो तुमने हिंदू धर्म सुधार दिया, दुनिया के सामने आज हमारी बेइज्जती नहीं होती, नहीं तो हम तो बहुत गंदे हुआ करते थे, औरतों को जिंदा जला दिया करते थे, ठीक। तो यही तो विशेषता है कि अपने आप में बड़ी विशेष, मतलब इतिहास लिखने, बनाने, पढ़ने वालों को मेरे ख्याल से इन चीजों का फिर से मूल्यांकन करना चाहिए, ठीक। रोल ऑफ डॉक्टर अंबेडकर ये रीडिफाइन हो रहा है और इतिहास में ये फिर रीडिफाइन होगा, ठीक, कि कौन ज्यादा बड़ा समाज सुधारक है और देश में सच में लोगों के जीवन किसने बेहतर बनाए। इन चीजों पर फिर से ध्यान देने की जरूरत है। तो ये पूरी कहानी है गांधी की अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की। इसके अलावा मजदूरों के लिए गांधी का कोई बड़ा आंदोलन नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो हम कसम खा के कह सकें। उनके नाम पर बसित नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे तो बहुत कुछ है मजदूरों को, पिछड़ों के लिए काम करने का, पर गांधी का बसित नहीं है। सबसे आश्चर्यजनक रूप से देखिए कि ये देखिए हजारों की संख्या में औरतें बैठी, इन औरतों को बेहतर जीवन डॉक्टर अंबेडकर दिलवा रहे हैं, हक अधिकार डॉक्टर अंबेडकर दिला रहे हैं, और ये अनुयायी गांधी की। ये बड़ा विचित्र है, ये बड़ा अजीब है। ये फोटो अपने आप में बहुत ही रोचक है, बड़ा अजीब है और समझ से परे भी है, ठीक, ये भी स्थिति है। और इस सब के बाद मतलब ये चित्र भी बड़ा अजीब है। आप देखिए, एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर हैं, वो मजदूरों को 12 घंटे की जगह 8 घंटे काम करने का हक दिला रहे हैं। दूसरी तरफ गांधी जी हैं, बेचारी अबोध बालिकाओं को सत्य के प्रयोग के नाम पर रात रात भर काम में लगाए रहते थे, ठीक। ये भी बड़ा अजीब है, बड़ा विचित्र है, ठीक। तो आप समझिए कौन बड़ा नायक है और कौन महानायक है। हमारे कोई दावे नहीं है, हम झूठी महानता में विश्वास नहीं करते, और बहुजनों की तरफ से तो इतने बड़े दावे कभी किए नहीं गए। हम केवल एक कंपैरिजन इसलिए रखते हैं ताकि इस देश में वर्शिपिंग फॉल्स गॉड जो हो रहा है, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक। असलियत में ये जो छद्म नायक बना दिए गए हैं वो ये लोग हैं, इनके मूल्यांकन की वास्तविक जरूरत है ताकि देश में सच में जिन्होंने लोगों के लिए काम किया उन लोगों को समाज पहचान सके, ठीक। तो दर्शकों, ये है पूरा ये मामला, और श्रमिकों के मुद्दे पर गांधी और अंबेडकर का एक छोटा सा मूल्यांकन जो इस पूरे मुद्दे के साथ हम आपके सामने यहाँ पे रखते हैं, ठीक। इसे जरूर ऑब्जर्व करिएगा, इसे समझिएगा, फिर से सुनिएगा, ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक। चलिए, तो ये आज का प्रेजेंटेशन था और उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आया होगा, और इस मुद्दे को थोड़ा आगे बढ़ाइए। लेट द पीपल नो, ये ऐसे मुद्दे हैं जो चर्चाओं में नहीं आते और सोशल मीडिया पे इन चीज़ों पे डिस्कस नहीं होता। भाई, बहुजन विमर्श को आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है और लोगों तक ये सारी बेहतर जानकारियां पहुंचना बहुत ज़रूरी है। सुधार तभी आ सकता है जब लोग क्या बोलते हैं, शिक्षित होंगे, मुद्दों के प्रति परिचित होंगे।